न्याय विभाग विधि एवं न्याय मंत्रालय भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता अधिकारों का संरक्षण विषय पर आयोजित इस वेबिनार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वेबिनार का उद्देश्य है कि भारत में उपभोक्ता अधिकारों पर हमारे फील्ड लेवल फंक्शनरीज और ग्रास रूट वॉलंटियर्स को संवेदनशील और जागरूक बनाने के लिए ये वेबिनार आयोजित किया गया है। अब मैं न्याय विभाग के डायरेक्टर श्री बी चंद्रमोहियार जी से उनके संबोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद। सबसे पहले मैं डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस एक्सेस जस्टिस के जॉइंट सेक्रेटरी नीरज गैगी सर को मैं स्वागत करता हूं। वो आज का सेशन का चेयर करने का उन्होंने अग्री किया है और साथ साथ में अपने साथ आज के स्पीकर्स जुड़े हैं डॉक्टर संगीता ताक, मिस्टर अंकित श्रीवास्तव, प्रोफेसर बिजोन मिश्रा, श्री अनुपम मिश्रा जॉइंट सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स और मिस्टर प्रांजल सिन्हा फ्रॉम समा। तो सभी स्पीकर्स का भी मैं आज का सेशन में स्वागत करता हूं। साथ ही साथ आज के जितने भी पार्टिसिपेंट्स फेसबुक और यूट्यूब के लिंक के साथ हमारे साथ जुड़े हैं, सीएससी के ग्रास रूट फंक्शनरीज है, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के स्टाफ और एक्सेस टू जस्टिस के टीम मेंबर्स, सभी लोगों का मैं आज का सेशन में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक से पहले मैं स्पीकर्स को ये भी थोड़ा सा ब्रीफिंग पहले भी किया हूं, मैं फिर से करना चाह रहा हूं कि हमारे जो मेन स्टेक होल्डर्स और पार्टिसिपेंट्स आज जो है ऑडियंस है वो सीएससी के थ्रू जुड़े हुए विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स है, पैरालीगल वॉलंटियर्स है। तो जो हमारे ग्राउंड लेवल में डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस एक्सेस टू जस्टिस के जो स्कीम्स है, टेली लॉ, न्याय बंधु, इस तरफ की स्कीम्स का इम्प्लीमेंट करने में जो फील्ड में है, जो सिटीजन्स को अपने अपने राइट्स को, उनके ग्रीवेंस का रिड्रेसल करना हो, उनका राइट्स का वायलेशन हुआ तो उसको फैसिलिटेट करने का पूरा काम करते हैं। तो हमारा ये ड्यूटी हमने माना कि अगर ये ग्रास रूट फंक्शनरीज को अच्छे से कैपेसिटी बिल्डिंग अगर हम करेंगे तो वो लोग अधिक से अधिक लोगों तक ये मैसेज पहुंचा सकते हैं। सो दीज आर द लाइक indirect means for us to reach out to the larger population. So keeping that in mind कि इस स्टेक होल्डर्स को एड्रेस करने के लिए मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया वो ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी का बात करने का कोशिश करें। और कंज्यूमर राइट्स आज का जो थीम है, ये हम लगातार वेब सीरीज वेबिनार की सीरीज कर रहे हैं, तो जिसमें हर महीने हम एक एक सोशल लीगल इश्यूज कर रहे हैं। आज का इश्यू है कंज्यूमर राइट्स। सो कंज्यूमर राइट्स ऐसा टॉपिक है जिसमें सभी को इन मेनी वेज इट इज कनेक्टेड, इससे नहीं जुड़ने वाला कोई नहीं हो सकता। वी आर ऑल कंज्यूमर्स, बी इट इन सर्विसेज, गुड्स, तो ये सारे चीज़ों में हम जुड़े हैं। इट इज़ रेलिवेंट टू एवरी वन ऑफ अस। बट एक अनफॉर्चुनेट चीज़ ये है कि अवेयरनेस अबाउट कंज्यूमर राइट्स बहुत ही कम है। अवेयरनेस होने के बाद भी इसके सही तरीके से एक्शन लेने का अंडरस्टैंडिंग भी लोगों के पास कम है। तो इसलिए आज का वेबिनार में हमने इस तरफ से इसको स्ट्रक्चर किया कि पहले स्पीकर्स हमको इसके बेसिक एस्पेक्ट्स को समझा देंगे कि इसके कंज्यूमर कौन माना जाता है, उसके क्या राइट्स होते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होते हैं, क्या इसके प्रोविजंस है इसके एक्ट के अंदर। और उसके बाद जो स्पीकर्स जो है इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के बारे में भी बताएंगे। और जो श्री अनुपम मिश्रा है जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री कंसर्न मिनिस्ट्री से, वो गवर्नमेंट के तरफ से जो इनिशिएटिव्स हुआ है उसके बारे में बताएंगे। और एक जो ग्राउंड में ऑलरेडी मीडिएशन के थ्रू इसके इस तरफ के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं, इसके सक्सेस स्टोरीज क्या है, इसका पोटेंशियल क्या है, इसके बारे में समझाने वाले हैं। तो इसलिए मैं इससे ज़्यादा नहीं बोलना चाह रहा हूँ। आई एम एज ईगर एज एवरीबडी एल्स टू लिसन टू ऑल द स्पीकर्स। सो विद दैट आई विल एंड इट हियर। थैंक यू। आपके संबोधन के लिए धन्यवाद सर। अब हम इस वेबिनार के विषयगत प्रस्तुति के लिए आगे बढ़ेंगे। इस वेबिनार के हमारे पहले वक्ता हैं डॉक्टर संगीता टाक एंड मिस्टर अंकित श्रीवास्तव। ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ और ये इनकी रुचि है
कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ, इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, ह्यूमन राइट्स एंड रिफ्यूजी लॉ से ये लोग अवगत हैं। सो मैं आमंत्रित करना चाहूँगी डॉक्टर संगीता टाक एंड मिस्टर अंकित श्रीवास्तव। Thank you very much, ma'am. First of all, respected director sir, eminent speakers, participants. At the outset, we from Rajiv Gandhi National University of Law would like to pay our gratitude that जो आपने विषय चुना है लोगों को अवगत करवाने के लिए कि कंज्यूमर राइट्स क्या हैं, आज की डेट में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगी जो मुझे टॉपिक दिया गया, अंडरस्टैंडिंग द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द कंज्यूमर्स इन द चेंजिंग टाइम्स। जो कंज्यूमर है आज की डेट में हर कोई कंज्यूमर है, लेकिन 2019 का एक्ट क्यों आया? सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है कि इससे पहले क्या हमारे पास एक्ट नहीं था? हमारे पास एक्ट था, लेकिन उसमें कुछ ऐसी कमियां थी या बदलते हुए समय के अनुसार हमें कुछ ऐसी चीजें चाहिए थी जो उस एक्ट में नहीं थी, जैसे कि ई कॉमर्स, मीडिएशन, प्रोडक्ट लाइबिलिटी, कुछ ऐसी लाइबिलिटीज, कुछ ऐसी न्यू ऐसी इंपॉर्टेंट मैटर्स है कंज्यूमर से रिलेटेड जो 86 उसको डील नहीं करता था। तो 19 में जब ये एक्ट आया तो 86 का एक्ट उसके आने से रिपील हो गया। अभी 19 का एक्ट ही चल रहा है, लेकिन कंज्यूमर को इसके बारे में पता ही नहीं है ताकि वो इसका फायदा उठा सके। तो अगर हम बात करें उपभोक्ता, जो कि हर कोई भी चीज अगर हम मार्केट से लेने जाते हैं तो वो उपभोक्ता है, वो परचेज कर रहा है। द मोमेंट वो परचेज करता है, पैसे देता है उसके लिए, वो कंज्यूमर बन जाता है। और ये उन बातों पे भी एप्लीकेशन है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जिनमें हम सर्विसेज लेते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जानना बहुत जरूरी है कंज्यूमर कौन होता है, कंज्यूमर कौन नहीं होता। अगर हम कोई भी चीज रीसेल करने के लिए लेते हैं, हम किसी से कोई चीज खरीदते हैं लेकिन उसे खुद कंज्यूम नहीं करते, खुद यूज नहीं करते, लेकिन किसी और को बेचने के लिए लेते हैं, तो हम उसमें हम कंज्यूमर नहीं होते। कंज्यूमर हम तभी बनते हैं जब हम किसी चीज की पेमेंट करते हैं और अपने लिए करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन ये आता है कि क्या अगर मैं कोई चीज खरीदूं और किसी को गिफ्ट कर दूं तो क्या वो कंज्यूमर नहीं है? वो भी कंज्यूमर है, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो भी खरीदा उसकी अल्टीमेट जो उसकी अल्टीमेट यूज है वो किसी ना किसी ने यूज किया, मैंने रीसेल नहीं किया। तो जो उसको यूज करेगा, बेनिफिशियरी होगा, वो भी अगर उस प्रोडक्ट में डेफिशिएंसी है तो वो भी इसमें कंज्यूमर ही माना जाएगा। अगर हम बात करें कि अगर कोई प्राइवेट अपने लिए काम लेता है, लेट्स से कोई किसी ने अपने बच्चे के लिए ट्यूशन कोचिंग सेंटर अपने घर पे लगा दी, वो कोच हर दिन आता है, पढ़ाता है और बच्चा फेल हो जाता है, क्या ये मैटर कंज्यूमर में जा सकता है? नो, ये मैटर कंज्यूमर में नहीं जाएगा, क्योंकि ये मैटर उसने अपने पर्सनल यूज के लिए लिया। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें, बैंकिंग सेक्टर, जहां हम किसी भी सर्विस को लेने के लिए पैसे देते हैं, उसमें हम कंज्यूमर बन जाते हैं। आप कोई सी भी, आपने लोन लिया है या फिर आपने अपना लॉकर लिया है जिसके लिए आप अलग से पैसे देते हो, तो आप कंज्यूमर हैं। ऐसे ही जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी आती ही नहीं है, आप उसका बिल दे रहे हैं या बिल दे रहे हैं, वो हर बार बार जुड़ के आई जा रहा है और बार बार आपने दिया फिर भी वो अगले बिल में जुड़ के आई जा रहा है, तो आप इसमें भी शिकायत कर सकते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, क्योंकि आप कंज्यूमर हैं। अगर आपने कोई ऐसी सर्विस ली है, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वहां पे आपने इलाज करवाया लेकिन डॉक्टर नेग्लिजेंट है, डॉक्टर ने इलाज दिया, डॉक्टर को पता ही नहीं चला और वो इलाज देता रहा गलत और कुछ आपको नुकसान हुआ, तो भी आप कंज्यूमर हैं, आप जा सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहां पे फ्री में इलाज किया जाता है, तो वो कंज्यूमर के अंडर नहीं आएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमें ये देखनी है कि हम कंज्यूमर कब हैं, जब हम उसकी पेमेंट कर रहे हैं या हम उस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, तो हम कंज्यूमर बन जाते हैं। अगर हम बात लेके चलें कि अगर कोई ऐसी चीज खरीदता है जिसको वो अपनी आजीविका के लिए यूज करता है, लेट्स से मैंने एक फोटोकॉपी मशीन ली और उसको हम लगा रहे हैं अपने घर में या कहीं पे भी और उसको यूज कर रहे हैं, हम फोटोकॉपी कर रहे हैं हर दिन, तो क्या वो कंज्यूमर है? अगर मशीन में प्रॉब्लम आ गई तो वो कंज्यूमर है, कंज्यूमर कोर्ट के अंदर जा सकता है, क्योंकि उसने उसको अपनी लाइवलीहुड के लिए यूज किया है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो हमें ये बताती हैं कि हमें कब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जाना है और कब नहीं जाना। और इसमें एक और भी चीज है न्यू एक्ट के अंदर की क्लास एक्शन है। तो एक कंज्यूमर पंजाब में है, एक हरियाणा में, एक हिमाचल में, एक केरला में, एक बैंगलोर में, लेकिन उन सबको एक ही प्रोडक्ट में प्रॉब्लम आ रही है, तो न्यू एक्ट में क्लास एक्शन की भी प्रोविजन है, उन सबको क्लब किया जा सकता है। इसके आगे आई वुड इनवाइट
my co-speaker, Mr. Ankit, who will discuss on the e-commerce products and the liabilities. Thank you, Dr. Sangeeta. First of all, I'd like to thank Department of Justice and very good afternoon to the chair and the Joint Secretary of Department of Consumer Affairs, the other esteemed panelists of this webinar, and जो भी हमें सुन रहे हैं पूरे इंडिया से, उन सबका स्वागत करता हूं। और अब जो टॉपिक मुझे मिला है आज बोलने के लिए है, वो टॉपिक रिलेट करता है कि कब हम एक ऑफलाइन मार्केट से एक ऑनलाइन मार्केट की तरफ मूव कर गए। मेरा पूरा फोकस रहेगा ई कॉमर्स पे। और पिछले 10 सालों में अगर हम देखें तो जो सामान लेने हम दुकान में जाया करते थे, आज वो सामान हम तक हमारे घर में बैठे आ जाता है। तो इससे क्या समझ में आता है कि टेक्नोलॉजी जो हमारी बढ़ गई, स्मार्टफोन्स आ गए, इंटरनेट प्रोवाइड कर दिया गया उस वजह से। और मैं कहूंगा कि जो कोविड हुआ, कोविड के बाद जो नंबर ऑफ यूजर्स थे इंटरनेट के और स्मार्टफोन के और ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के, वो बहुत तेजी से बढ़ने लगे। और इस वजह से ये जो एक्ट है 2019 का, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मार्केट पूरा का पूरा बदल चुका है। अब हम घर बैठे सारा सामान अपने स्मार्टफोन से मंगा सकते हैं। तो अगर मैंने कोई सामान जो पहले मैं जाके देख के, उठा के, फील करके खरीदता था, जज करके खरीदता था, अब मैं उसकी फोटो देख के वो सामान खरीदता हूं। और कल को अगर जो मैंने सामान खरीदा और जो मेरे पास आके डिलीवर हुआ उसमें डिफरेंस है या वो दोनों अलग अलग हैं, तो मैं क्या करूं? तो आज हम यही डिस्कस करेंगे कि एक कंज्यूमर जब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का यूज करता है तो उसके क्या क्या राइट्स हैं, और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की खुद और जो सेलर है, जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे अपना प्रोडक्ट सेल कर रहा है, उसका क्या क्या दायित्व है, ऑब्लिगेशन है एक कंज्यूमर के तरफ। तो ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये ई कॉमर्स है क्या। ई कॉमर्स जनरली बोला जाए तो इलेक्ट्रॉनिक वर्ड को ई हम बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की जब भी हम बात करें कि कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म जिसको हम इलेक्ट्रॉनिकली, जिसके द्वारा हम कोई भी सामान परचेज कर रहे हैं कंज्यूम करने के लिए, तो हम वहां पे कंज्यूमर कहलाएंगे। और यही डेफिनेशन 2019 के एक्ट में भी वास्ट की गई कंज्यूमर की, ये बोलते हुए कि चाहे हम ऑफलाइन मार्केट से सामान खरीदें, जिसका मतलब यह है कि हम जाके दुकान पे सामान खरीदें या हम ऑनलाइन सामान खरीदें, हम दोनों ही केसेस में कंज्यूमर कहलाएंगे, भले हम कोई सामान खरीद रहे हैं या कोई सर्विसेज अवेल कर रहे हैं। इन दोनों केसेस में हम बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आज के दिन में यूज कर रहे हैं। हम सभी यूज करते हैं, चाहे वो शहर हो चाहे गांव हो, कहीं पे भी। हम Amazon यूज कर रहे हैं, हम ओला जैसे कैब्स यूज कर रहे हैं, हम जोमैटो, स्विगी से खाना मंगाते हैं, हम वो यूज कर रहे हैं। तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स, पहले दिक्कत ये आती थी कि ये प्लेटफॉर्म कहते थे कि हम तो खाली सेलर और बायर को मिला रहे हैं, मतलब बेचने वाले और खरीदने वाले को मिला रहे हैं, हम एक प्लेटफॉर्म मार्केट प्लेस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमारी इसमें कोई लायबिलिटी नहीं होगी या हमारी तो लेकिन 2019 के एक्ट के साथ ही एक ई कॉमर्स का रूल्स भी आए 2020 में, जो एक ये बोला उन्होंने कि जो ई कॉमर्स एंटिटी है और जो सेलर है ई कॉमर्स एंटिटी में, उन दोनों की अपनी अपनी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। ई कॉमर्स एंटिटी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो भी उनका दायित्व बनता है कंज्यूमर की तरफ, वो बताया गया उस एक्ट में। उसमें सबसे पहली चीज बोली गई कंसर्न करते हुए प्रिवेसी ऑफ द कंज्यूमर की, कि आप जो डेटा शेयर कर रहे हो, अपना एड्रेस शेयर करते हो, अपना नाम शेयर करते हो, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, उसके लिए कंसेंट लेना पड़ेगा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को। बिना कंसेंट के कंज्यूमर के वो कोई भी चीज, इंफॉर्मेशन कहीं शेयर नहीं कर सकते। तो वो कंसेंट लेना बहुत जरूरी है। दूसरा कि किसी स्पेसिफिक सेलर को आप फोकस करते हुए कैशबैक का इनाम रख दिया आपने, कि आप एक पर्टिकुलर सेलर के लिए कैशबैक रख रहे हो। जैसे 4 सेलर हैं, आप एक सेलर पे फोकस कर रहे हो कि उससे अगर मैं सामान खरीदूं एज अ कंज्यूमर तो मुझे कैशबैक मिलेगा, बाकी तीनों में नहीं मिलेगा। तो ये गलत बताया गया। सबको इक्वल प्लेटफॉर्म पे रखना होगा। देन अगर आप कोई सामान खरीद रहे हो और आप वो कैंसिल करते हो, तो कैंसिलेशन चार्जेस
आपको नहीं देने होंगे, ये स्पेसिफिकली एक्ट में लिखा गया है, देन रूल्स में लिखा गया है, सॉरी। देन रिफंड टाइमली होना चाहिए, जो भी आप रिफंड ले रहे हो कैंसल्ड ऑर्डर का, उसका आपको रिफंड समय पे मिलना चाहिए। एक ऑफिसर कंपनी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को ऐसा बैठाना होगा जो आपकी समस्याओं को सुने और उसका समाधान जल्द से जल्द बताए। तो ये सारे एस्पेक्ट ई कॉमर्स रूल्स में ई कॉमर्स एंटिटी के लिए रखे गए। जहां पे सेलर की बात आती है, सेलर को भी कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि वो मिसलीड नहीं कर सकता आपको किसी प्रोडक्ट के लेके। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि आपको पिक्चर में तो प्रोडक्ट कुछ और दिख रहा है, लेकिन जो आपके पास डिलीवर हुआ वो बहुत ही अलग प्रोडक्ट है। तो यहां पे एक प्रॉब्लम है, इसको हम कहते हैं मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, कि आपने एडवर्टाइज कुछ और किया, आपने प्रचार कुछ और किया और आपने बेच कुछ और दिया। तो ये एक प्रॉब्लम है, तो ये सेलर नहीं कर सकता। फिर सेलर को अपने सारे डिस्क्लोजर करने होंगे कि सेलर कहां से ऑपरेट कर रहा है, उसका शेयर कौन सा है, वो कहां से सामान बेच रहा है। ये सारी बातें सेलर को ध्यान में रखनी होंगी जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे अपना सामान बेच रहा है। और एक कंज्यूमर की तरह, एक उपभोक्ता की तरह आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ये सारे रूल्स को जाने, और इसी के लिए आज ये जो प्रोग्राम रखा गया है वो आपसे इसी चीज से अवगत कराएगा। अब अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कहां जाके अपना केस फाइल कर सकते हैं, उसके लिए जुरिस्डिक्शन बनाया गया कि उसको 3 लेवल में बनाया गया। या तो आप डिस्ट्रिक्ट में जा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में जा सकते हैं, आप स्टेट कंज्यूमर फोरम में जा सकते हैं, आप नेशनल कंज्यूमर फोरम में जा सकते हैं। ये 3 फोरम्स बनाए गए जहां पे एक उपभोक्ता अपनी प्रॉब्लम्स को लेके जा सकता है। तो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन में आप तब जा सकते हो जब आपका कोई भी जो गुड्स या सर्विसेज जो कंसिडरेशन है वो 50 लाख तक का है। स्टेट में आप 50 लाख से 2 करोड़ तक में जाओगे, और नेशनल में आप 2 करोड़ के ऊपर के सारे केसेस आप डायरेक्टली नेशनल कंज्यूमर कमीशन में जा सकते हो। जो एक बहुत अच्छी चीज 2019 के एक्ट में आई, वो ई दाखिल का जो पोर्टल बनाया है मिनिस्ट्री ने, कि आप अपने कंप्लेंट्स को घर बैठे ऑनलाइन दे सकते हैं, जमा कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं और उस पर एक्शन लिया जा सकता है। यहां तक कि हियरिंग भी अब ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगी, तो आपको हर मैटर के लिए बार बार कंज्यूमर फोरम जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और सब कुछ सुविधा ऑफ द कंज्यूमर, जो भी हमारा उपभोक्ता है उसकी सुविधा के लिए ये सारे फैसले लिए गए हैं। और इसमें सबसे अच्छा जो पोर्टल मेरे को लगता है, जो सबसे अच्छा फैसला था, वो ई दाखिल का है, जहां पे आप सब कुछ घर बैठे ऑनलाइन सब मैनेज कर सकते हैं, सारी चीजें वहीं से बैठ के देख सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रोरोगेटिव है। फिर एक सीसीपीए बनाया गया, दैट इज सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, इस एक्ट के द्वारा, जो कि ये सारी बातों पे फोकस करेगा कि ये सारे जितने भी मैंने आपको रूल्स बताए, जो भी एक्ट बात कर रहा है, क्या ये सारी चीजें बाय सेलर या बाय जो ई कॉमर्स एंटिटी है या बाकी जो भी सेल कर रहा है प्रोडक्ट या जो भी मार्केट प्लेस है, वो इसको फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो कंक्लूड मैं यही करना चाहूंगा कि 2019 में ये चीज बहुत साफ कर दी गई कि कंज्यूमर इज द किंग, कंज्यूमर ही राजा है, और उसी को मद्देनजर रखते हुए सारे नए रूल्स और नए एक्ट को बनाया गया। थैंक यू वेरी मच। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी संगीता टाक जी का और अंकित श्रीवास्तव जी का, जिन्होंने 2019 के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के कानूनी प्रावधानों पर अच्छी रोशनी डाली और हमें कंज्यूमर से ई कंज्यूमर होने की जो ये पूरी यात्रा है, उसमें हमारे क्या राइट्स हैं और क्या इंटाइटलमेंट्स हैं और क्या ग्रीवियंसेस कहाँ लेकर जा सकते हैं, उससे हमें अवगत कराया। हमारे अगले वक्ता हैं इस वेबिनार के श्री बिजॉन मिश्रा जी, जिनको मैं आमंत्रित करना चाहूँगी। श्री बिजॉन मिश्रा जी 25 साल से भी अधिक इंटरनेशनल कंज्यूमर पॉलिसी एक्सपर्ट हैं। 2013 में आपको भामाशाह अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आप अभी गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड सप्लाईज कंज्यूमर में एडवाइजरी के पद पे कार्यरत भी हैं, और आपने सरकार के जागो ग्राहक जागो जो मल्टीमीडिया कैंपेन है उसका निर्माण भी किया और उसे संचालन कराने में आपने सरकार को मदद भी करी। तो सर, मैं आपका एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहूँगी और आपको आमंत्रित करूँगी इस वेबिनार में अपने व्यू पॉइंट्स को प्रेजेंट करें।
थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को बधाई देना चाहता हूं कि इस ढंग के कार्यक्रम टेक्नोलॉजी को यूज करके लोगों तक पहुंचना और लोगों को जागरूक करना एक बहुत अहम रोल आप लोग प्ले कर रहे हैं। एंड आई फील वेरी हैप्पी टू गेट इनवाइटेड टू शेयर माय व्यूज ऑन द सब्जेक्ट विच हैज बीन गिवन टू मी, विच इज सक्रिय रूप से जो सर्विस प्रोवाइडर है या जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो विक्रेता हैं, वो क्या रोल इनका होना चाहिए कंज्यूमर के प्रोटेक्शन को लेकर। आपने हमको ये टॉपिक दिया बात करने के लिए, हम बहुत ही आभारी हैं कि आप लोग हमको इस मौका दिया लोगों से जुड़ने के लिए। हम शुरुआत इस ढंग से करेंगे कि हम पहले आप लोगों सबको ये कहेंगे कि हमारा ये प्रेजेंटेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। हमारा प्रेजेंटेशन का पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि लोगों में एक जागरूकता लाना, अवेयरनेस। आई वांट टू ब्रिंग अवेयरनेस विद इन द पीपल हु आर टुडे कनेक्टेड, जो साउथ से है, नॉर्थ से है, ईस्ट से है, वेस्ट, सारे रीजन से। सो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि हम अंग्रेजी और हिंदी में मिला जुला कर आप लोग से संवाद करें, ताकि किसी व्यक्ति को दिक्कत ना हो हम क्या कहना चाह रहे हैं उसको समझने के लिए। सो फर्स्ट इज अवेयरनेस बिल्डिंग। देन आई वांट टू ऑल्सो कि कैसे सशक्तिकरण करें कंज्यूमर को, कैसे हम उनको एम्पावर करें कि वो डिफरेंशिएट कर सके कि कौन सा प्रोडक्ट जेन्युइन है या कौन सा सर्विस सही स्टैंडर्ड के हैं और कौन सा सर्विस या कौन सा प्रोडक्ट सब स्टैंडर्ड है मानकता के विषय में। ये भी हम आज की प्रेजेंटेशन में कोशिश करेंगे आप लोग तक पहुंचाने के लिए। और किस ढंग से हम लोगों को सम्मानित करनी चाहिए उन लोगों को जो सही ढंग से, एक सही रूप से, in an ethical manner they are conducting their business to protect the interest of the consumers। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हम लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जो लोग अच्छे हैं वो भी खो गए हैं इस व्यापार के माहौल में, और उनको हम लोग खोज के नहीं पा रहे हैं। तो कैसे हम लोग वो कर सके। एंड फाइनली क्या एंगेजमेंट होनी चाहिए सबके साथ मिलकर, एक ऐसा डॉक्यूमेंट हम लोग बनाए जैसे कई देशों में है कि हम लोग भी इंडिया में एक नेशनल कंज्यूमर पॉलिसी का एक डॉक्यूमेंट बनाए, एक सबूत इकट्ठा करें कि किस ढंग से हर एक मंत्रालय, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस आज ये कार्यक्रम कर रहे हैं, हर एक मंत्रालय वो नेशनल पॉलिसी के तहत काम करना शुरू कर दें हमारे देश में, जो आज नहीं है। कानून है, लेकिन कानून सब कुछ नहीं होता है, एक वॉलंटरी रूप से भी हम लोग को काम करना चाहिए। So I'll go to my next slide। अध्ययन करने के बाद यह पाया गया है कि हर एक उपभोक्ता का एक आकांक्षा है, एक एक्सपेक्टेशन है, और वो क्या है जो 8 टॉप मोस्ट निकल कर आया अध्ययन में, वो हम आपके साथ आज चर्चा करेंगे। हर कंज्यूमर ये चाहता है कि हमको मुफ्त में सामान मिले या सेवा मिले, हर कंज्यूमर ये चाहता है, लेकिन ये संभव नहीं है। हम लोग सबको मालूम है किसी न किसी को पेमेंट करना होगा उस प्रोडक्ट को या उस सेवा को आप तक लाने के लिए और आपको दिलाने के लिए। इधर इट विल बी थ्रू टैक्स पेयर्स मनी और यू विल हैव टू पे आउट ऑफ योर पॉकेट। फ्री में कोई चीज नहीं मिलता है। तो कभी भी आप यदि कोई वर्ड सुनते हो कि आपको फ्री में उपलब्ध कराया गया है, वो फ्री नहीं है। या तो आपका और हमारा कर के पैसे से आपको दिलाया जा रहा है, या आप खुद अपने पॉकेट, अपने वॉलेट से पैसे निकालकर उस सामग्री को खरीद रहे हैं या उस सेवा को प्राप्त कर रहे हैं। तो टॉप 8 एक्सपेक्टेशन जो है कंज्यूमर के, वो है, पहला नंबर है मानक, स्टैंडर्ड। हर व्यक्ति चाहता है, जैसे आपने अभी सुने हमारे पैनल मेंबर्स ने कुछ कानूनी व्याख्याएं किए, कुछ डेफिनेशंस दिए, कुछ समझाएं। हर एक डेफिनेशन, हर एक प्रोविजन ऑफ द लॉ हैज टू लीड टुवर्ड्स अ स्टैंडर्ड। एक मानक होना अनिवार्य है। यदि आप बोलेंगे कि जल्दी से जल्दी समाधान मिलनी चाहिए, ये कोई स्टैंडर्ड नहीं हुआ। जल्दी से जल्दी कोई स्टैंडर्ड नहीं हुआ। आपको बोलना होगा 5 दिन में करना है,
10 दिन में करना है, 24 घंटे में करना है, ये आपको एक्सप्लिसिटली बताना होगा कानूनी रूप से। जो हमारे देश में कमी है, लेकिन हम लोग उसके तरफ काम कर रहे हैं। जैसे आप सुने कि हम 40 साल से इसमें जुड़े हुए हैं और 25 साल से हम विश्व भर में इसको लेकर काम कर रहे हैं। हम लोग कई रूप लेकर आए, जो सिटीजन्स चार्टर आप लोग सुने हैं, कई ढंग से हम लोग सिटीजन्स चार्टर को हर मंत्रालय में लाए हैं ताकि एक मानक बने। BIS एक एंटिटी है हमारे देश में जो लीगली इज एंटाइटल्ड टू सेट स्टैंडर्ड्स। हर एक व्यक्ति को BIS के वेबसाइट में जानी चाहिए, उनको देखना चाहिए कि क्या मानक बना है उस सेवा के लिए और इस प्रोडक्ट के लिए, बना है कि नहीं, मैंडेटरी है कि नहीं, वॉलंटरी है कि नहीं, क्या है। हर एक व्यक्ति को यह समझना अनिवार्य है और लोग इसका अपेक्षा रखते हैं। एज एन उपभोक्ता हम कोई भी चीज खरीदने जाते हैं या कोई भी सेवा हम उपलब्ध करने जाते हैं, फर्स्ट चीज हम पूछते हैं कि ये कोई इसका कोई स्टैंडर्ड है कि नहीं, ये BIS है कि नहीं अप्रूव्ड, या इनका कोई अपना स्टैंडर्ड है कि नहीं, या फूड सेफ्टी अथॉरिटी ने कोई स्टैंडर्ड बनाया है कि नहीं, या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का जो डिपार्टमेंट है CDSCO जो ड्रग्स कंट्रोलर है, उन्होंने कोई स्टैंडर्ड दवाई का बनाया है कि नहीं, ये हम लोग पूछते हैं। सेकेंड इज एक्सेसिबिलिटी। यू सी, आपने एनकरेज कर रहे हो ट्रेड एंड इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए, आप कंपटीशन ला रहे हो, लेकिन हर समय हम लोग को यह देखना होगा कि कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी वस्तु जो हम चाह रहे हैं, जिसका विज्ञापन हो रहा है, जो सरकार स्कीम्स अनाउंस कर रहे हैं, वो हम तक पहुंच रहा है कि नहीं, हम एक्सेस कर पा रहे हैं कि नहीं, ये बहुत जरूरी है। एक्सेसिबिलिटी, हर उपभोक्ता चाहता है कि हमको उस समय मिले जब हम चाहते हैं, उस ढंग से मिले जैसे हम चाहते हैं। ये नहीं कि आप बोलेंगे कि नहीं आप 10 बजे के बाद आइए, नहीं, ये नहीं हो सकता है। आपको ये एक उपाय ढूंढना होगा कि यदि हम रात को 12 बजे भी कोई चीज चाहते हैं तो वो हमको 12 बजे उपलब्ध हो पाएगा कि नहीं, यदि नहीं हो पाएगा तो हम कैसे उसका उपलब्धि ले सकते हैं। और वहीं से शुरू हुआ था। आप लोगों को सबको मालूम है कि एक जो बहुत रिनाउंड एक फ्रेज है, सिटी नेवर स्लीप्स। बैंकिंग सेक्टर में फॉर द फर्स्ट टाइम सिटी बैंक ने 24 घंटा का बैंकिंग शुरू किया। क्यों? क्योंकि कई लोग हैं, कई उपभोक्ता हैं जो केवल रात को फ्री होते हैं बैंकिंग करने के लिए, वो दिन को नहीं जा सकते हैं बैंक में क्योंकि उनका कार्य क्षेत्र में वो इतना बिजी रहते हैं। तो हमारे देश में भी आज बैंकिंग 24/7 हो गया है थ्रू टेक्नोलॉजी। आज कभी भी आप कहीं पर भी पैसे भेज सकते हैं, कहीं पर भी पैसे आप रिसीव कर सकते हैं अपने अकाउंट में। सो एक्सेसिबिलिटी हैज इंप्रूव्ड। द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रांसपेरेंसी। हर एक उपभोक्ता चाहता है कि आप खुलासा कीजिए, आप सारी इंफॉर्मेशन दीजिए, हमको कोई भी ऐसे इंफॉर्मेशन से वंचित नहीं रखिए, उस भाषा में दीजिए जो भाषा में हम चाहते हैं, उस ढंग से दीजिए जो हम समझते हैं। So transparency is extremely important, which we all have to understand and consumers expect that. Next comes accountability. आप यदि कुछ प्रॉमिस किए हो उसको डिलीवर करना अनिवार्य है। If you have promised that you are going to give so and so quality product, then you have to make sure you give that. And if you don't give that, then there should be a mechanism that you automatically have a good refund and exchange policy, जो हमारे देश में आज कमी है। You see, जब तक आप एक अच्छा रिफंड और एक्सचेंज पॉलिसी नहीं लाएंगे तब तक ग्राहक कभी भी उनके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं होगा। हम लोगों का केवल काम है ग्राहक का शक्ल में मुस्कुराहट लाना, ये हम लोगों का काम है और इसी को लेकर हम लोगों को आगे बढ़ना होगा। नेक्स्ट इज चॉइस। हमारे सामने विकल्प होनी चाहिए। अब जबरदस्ती कोई टूथपेस्ट को नहीं थोप सकेंगे हमको। आप जबरदस्ती हमको ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं आपको यही टेलीकॉम सेक्टर से आपको सर्विस लेना है। हमारे पास विकल्प होनी चाहिए, चॉइस होनी चाहिए, हमको सारी इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए ताकि हम एम्पावर्ड हो जाएं ये खरीदने के लिए जो हम सही समझते हैं, जो हमारे क्षमता में है खरीदने के लिए, जो हम आसानी से उपलब्ध कर सकते हैं। सो वी हैव टू हैव चॉइस। नेक्स्ट इज नॉन डिस्क्रिमिनेटरी। आज कोई भी ग्राहक कहीं पर भी नॉन डिस्क्रिमिनेट नहीं होना चाहिए कि ये रिच है, ये पुअर है,
ये फास्ट फॉरवर्ड है, ये वीआईपी है, ये कभी नहीं होना चाहिए। ऑल सर्विसेज, ऑल प्रोडक्ट्स, सारे चीजों को एक सामान्य रूप से विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन उपभोक्ताओं को मिलनी चाहिए, नॉन डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट इज जो एज पर लॉ भी दिखाए हैं, वॉलंटरी भी लोग करते हैं कि हम यदि कोई भी सामान खरीदते हैं, हम यदि हमारे घर के बगल के दुकानदार से भी खरीदते हैं, तो हमको यदि कोई शिकायत है उस प्रोडक्ट का, उस शिकायत को तुरंत समाधान होनी चाहिए। ये नहीं कि आप 24 घंटे बाद आइए, आप 4 दिन बाद आइए, हम सुनेंगे, हम कोशिश कर रहे हैं, हम करेंगे, ये नहीं। प्रॉम्प्ट कैसे होता है? प्रॉम्प्ट तब होगा जब आप उनको एक्चुअली उस ढंग का मान्यता देंगे कि हाँ जी आप आए हैं, हम बहुत खुश हैं कि आप हमारे पास आए हैं। और वो शिकायत एक निंदा के रूप से नहीं देखना चाहिए, उस शिकायत को ऑलवेज एक सुझाव के रूप से देखना चाहिए। क्योंकि जब तक आप शिकायत को सुझाव के रूप से नहीं देखेंगे, you will never be able to improve your quality nor innovate any new product। हमारे प्रधानमंत्री जी बराबर बोल रहे हैं कि हमको इनोवेट करना है, हमको नयापन लाना है, हमको वोकल फॉर लोकल करना है, हमको आत्मनिर्भर भारत बनाना है। तो वो कैसे होगा? जब आप उपभोक्ताओं को बहुत क्लोजली सुनेंगे, जब उनका शिकायत को एक सुझाव के रूप से देखेंगे और उसको आगे ले जाएंगे। जब तक आप उसको सही ढंग से, टेंजिबल मैनर से नहीं करेंगे, हम नहीं समझते हैं कि वी विल बी एबल टू अचीव द 5 ट्रिलियन इकोनॉमी इन द कंट्री, जो हमारे सारे गवर्नमेंट के लोग आज जुटे हुए हैं वहां तक पहुंचाने के लिए। एंड फाइनली इज क्वालिटी, गुणवत्ता। हर कंज्यूमर चाहता है कि हमको सही ढंग से एक गुणवत्ता वाला प्रोडक्ट मिले जो टिकाऊ हो और सस्ता भी हो। और टिकाऊ और सस्ता करने के लिए क्वालिटी इज पैरामाउंट। हमारे फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी बोले थे एक बार एक चेंबर ऑफ कॉमर्स में, दैट क्वालिटी इज प्राइसलेस। क्वालिटी ऑलवेज मूव टूवर्ड्स इंप्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ एक्सेसिबिलिटी, स्टैंडर्ड, जितना चीज आपको हम बताए हैं। और आज ये टॉप 8 एक्सपेक्टेशंस हैं जो उपभोक्ता अपेक्षा रख रहा है। एंड ऑल दीज 8 टॉप एक्सपेक्टेशंस every consumer expects from the service providers or the manufacturers. It is now high time they actually demonstrated that. So what is the way forward? My last slide, please. So what is the way forward? चूंकि आप लोग सब जुड़े हुए हैं हमारे डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, कितने बढ़िया नेटवर्क है आपका, हम आपको बधाई देना चाहते हैं। एक्चुअली इट्स अ फैंटास्टिक initiative you all are doing. I'm so proud of you all. I'm really आप लोगों को बधाई देना चाहता हूं। Every common service center should become a counseling center in the country. आप प्लीज इस तरफ चलिए कि हर एक कॉमन सर्विस सेंटर के लोगों को इस ढंग से ट्रेन कीजिए कि वो एक काउंसलर बन जाए और लोगों तक सही दिशा से सूचना दें, मदद करें, उसका हाथ पकड़ें, उनको समझाएं। ये नहीं कि उनको केवल एक लीगल जस्टिस सिस्टम का दरवाजा ठकठकाना पड़े। See, I never encourage people going to the judicial system. It is already very overloaded. It is already becoming very difficult, expensive. And we all must try. Even the Chief Justice is talking about this. That how do we ensure that we give prompt relief to the consumer and not always rush to the judiciary? वो तभी हो सकेगा जब हम लोग कॉमन सर्विस सेंटर्स को एक कंज्यूमर काउंसलिंग सेंटर का भी एक रूप ला सके। हर एक ब्लॉक में एक उपभोक्ता संगठन होनी चाहिए, कंज्यूमर अवेयरनेस ग्रुप्स, इन अ वेरी इनफॉर्मल मैनर। जैसे हम देखे हैं रोगी कल्याण समितिज है हर एक ब्लॉक्स में, उसी ढंग से कंज्यूमर कल्याण समिति बननी चाहिए हर एक ब्लॉक में हमारे देश में, जो आज नहीं है, जिसके तरफ हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए। एंड इंडिया इज द यंगेस्ट इन एज इन टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर यूथ। हम तो एटलीस्ट हमारी उम्र में, आई एम नाउ 72, आई वुड ऑलवेज एनकरेज आवर यूथ टू नाउ कम इनटू द कंज्यूमर अवेयरनेस एक्टिविटीज इन आवर कंट्री। आई एम वेरी कीन दैट मिनिस्ट्रीज लाइक डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस should conduct these kind of programs in such a manner
that everybody gets a certificate of training on consumer protection and their responsibilities. लोग गौरव के साथ बोलना चाहिए कि I got trained by Department of Justice on consumer protection. जितने लोग आज हमारे वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं, सबको एक मान्यता दीजिए, सबको जोड़िए, सबको एक इस ढंग का एक ओनरशिप दिलाइए कि वो फील करे कि हम कंज्यूमर राइट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज को लेके आगे बढ़ सकते हैं. फाइनली आई वांट टू से अगेन दैट हमारे देश में यूथ को एम्प्लॉयमेंट चाहिए. हमारे देश में यूथ एक नया नया करियर खोज रहा है. हम ये सोच रहे हैं कि क्यों नहीं इसको एक करियर का रूप दिया जाए. हर कंपनी चाहता है ट्रेंड लोगों को लेना. हर कंपनी चाहते हैं कि हम ऐसा व्यक्ति को लें जो ऑलरेडी कंज्यूमर के अपेक्षा को लेकर ट्रेंड है और हमारे कंपनी को एक उस दर्जा तक पहुंचा सके जहां पर हमारे कंपनी नंबर 1 घोषित हो जाए इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ सर्विस, इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन. और सरकार के तंत्र में भी हम सोचते हैं कि कई लोगों को नियुक्त करना चाहिए, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स में इस ढंग के लोगों को नियुक्त करना चाहिए जो ट्रेंड है, जो जानते हैं इस सब्जेक्ट को, जो आर वेल क्वालिफाइड, दे अंडरस्टैंड हाउ टू मूव फॉरवर्ड एंड दे डू थिंग्स इंडिपेंडेंटली एज एन एंटरप्रेन्योर. Because I firmly believe what our Honorable Prime Minister says. Be job creators. Don't be job seekers only. Job create कैसे हो सकता है उसके बारे में भी हम लोगों को सोचना चाहिए. इसी के साथ हम आप लोगों को once again थैंक यू देना चाहते हैं कि हम बहुत बहुत आभारी हैं कि आप लोग हमको समय दिए, हमने आया आप लोगों के बीच में और कनेक्ट हो पाए. जितने लोग आज कनेक्टेड हैं हम सबको फिर से नमस्कार कर रहे हैं. And if there is any opportunity for people to ask questions to me, please put it on your board. And I will request Department of Justice to pass on those questions to me so that I can answer each and every query which emerges out of today's discussion. So congratulations once more and thank you very much. Yes, sir. That's the reason. So you would like to? मैं श्री बिजौल मिश्र जी का धन्यवाद देना चाहूँगी. सर, मुझे पता चला था कि शायद आपको किसी ज़रूरी कार्य से इसके बाद जाना पड़ेगा, बट इसी समय को मैं कैप्चर करना चाहूँगी और मेरे जॉइंट सेक्रेटरी सर श्री नीरज ग्यागी जी से वो आपसे कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं. सर प्लीज़. I'm very privileged. Good afternoon, sir, and thank you very much for sparing your valuable time to be with us. I am delighted to hear your thing, and since I was informed that you have some other engagement, ये जो विजडम है जिससे आपने बात की अपने सब्जेक्ट के ऊपर में, ये मुझे लगता है कि मुझे भी कम से कम 70-72 साल का होना पड़ेगा तभी आ पाएगा. It can only come with age. And seeing your resume and seeing your biodata and the kind of activity and the kind of work you have done in your career is simply worth emulating. I cannot imagine a single person can do so many things in one life, and that was clearly visible. In most of the webinar, we have to actually request the speaker, because a speaker want, and it's very natural to them that in a given point of time, they try to reveal as much as they know. And within 4 slides, the way you have summarized this whole thing, that clearly indicates your intelligence and command over the subject. And the kind of suggestion you have given, sir, this is so practical and this is so thing. And Honorable Prime Minister has n number of time emulated the good work done by CSC. And Department of Justice is working in close quarter with them in implementation of tele law. And we have taken note of your suggestions, sir, and we will certainly take up this matter with CSC, and we will try to spread this thing, because spreading legal awareness about certain thing is one thing, but taking a follow-up and the outcome of the webinar is another. I thank you once again, sir, and I will look forward for some other opportunity to interact with you, not through webinar, through online, but in person, sir. I will in my next visit to Delhi, I will make sure that I am with you all. Thank you very much for all your kind words, and it is only possible because I got
fantastic support from the government, from every stakeholder in the consumer movement. And whatever I am today, it is only because of the blessings from the citizens and the present government which is there. And as you very rightly said, I'm highly inspired with the kind of work you all are doing under the dynamic leadership of our Prime Minister. I'm feeling very proud to be here, and I will make sure. And I'm actually now talking about how to improve on redressal on insurance. और आप लोगों को सबको मालूम है कि 20 रुपया में एक व्यक्ति को इंश्योरेंस मिल सकता है इन टर्म्स ऑफ एक्सीडेंटल डेथ. और आज हम लोग चाय कॉफी में 20 रुपया लुटा देते हैं, लेकिन हम लोग इंश्योरेंस नहीं करते हैं, जबकि परिवार को 2 लाख रुपया का बेनिफिट मिल सकता है यदि कोई रिस्क हो. तो ये सब काम को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे. एंड आई प्रॉमिस यू दैट नेक्स्ट टाइम व्हेन आई कम टू दिल्ली, I will seek a time from you and I will call on you. Thank you very much. You are most welcome, sir. I will look forward to that, sir. Thanks. So thank you so much, sir. अब मैं इस वेबिनार के अगले वक्ता श्री अनुपम मिश्रा जी, जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. श्री मिश्रा जी, आपको मैं स्वागत करती हूँ आपके प्रेजेंटेशन के लिए. नमस्कार. Sir, are you there? Yes, sir. Am I audible? Yeah, sure, sir. नमस्कार. सर्वप्रथम हम डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस वहाँ के जॉइंट सेक्रेटरी को कहना चाहेंगे इस महत्वपूर्ण विषय पर टॉपिक which is very very close to Department of Consumer Affairs. Yesterday I got a call from your director कि हमें इसमें ज्वाइन करना है. So really this was an opportunity we are looking for. इतना बड़ा audience and we have such a big इतने पार्टिसिपेंट्स हैं आज के आपके इस वेबिनार में. हमसे पूर्व के जो वक्ता थे पंजाब नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से एंड प्रोफेसर बेजोन मिश्रा, दे हैव रियली मेड माय टास्क वेरी इजी. एंड आई थिंक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से इन्होंने पंजाब से ई कॉमर्स, कंज्यूमर के राइट्स किया है, व्हाट आर देयर रिस्पांसिबिलिटीज, दे वेरी ब्यूटीफुली कवर्ड, उन्होंने सारा उसको कवर किया है. बेजोन मिश्रा ही रियली समराइज कंज्यूमर के एक्सपेक्टेशंस क्या है, आगे आने वाले समय में चैलेंजेस क्या है, व्हाट आर द चैलेंजेस दैट वी फेस एंड व्हाट आर द स्टेप्स दैट वी नीड टू टेक यदि इसको हमें नेक्स्ट ट्रैजेक्टरी पर ले जाना है. आई हैव जस्ट ए स्मॉल प्रेजेंटेशन दैट आई विल मेक एंड इफ आई कैन जस्ट शेयर इट, दैट विल ब्रीफली आउटलाइन कि डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स का क्या रोल है ऑन दिस एंटायर इशू ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. This basically gives our department at a glance. So Consumer Protection Act 2019 is one of the acts जिससे हम कंज्यूमर का प्रोटेक्शन या कंज्यूमर से राइट की हम प्रोटेक्ट करते हैं. Besides this, there are various other acts that the department administers, which are also more or less attuned कि कंज्यूमर का कहीं ना कहीं से उनका प्रोटेक्शन हो या उनके राइट्स हो या उनको राइटफुल चीज मिले. एक है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट ऑफ 1956, इसको गवर्न करते हैं. दिस इंश्योर्स की किसी कमोडिटी में जब स्कैरसिटी होती है या उसकी प्राइसेस में ब्लैक मार्केटिंग है, तो वन कैन इन्वोक द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट और इंश्योर कि लोगों को सही चीज सही दाम पर मिले. देन एक बहुत बड़ी चीज है क्वालिटी एश्योरेंस. उसमें भी वी हैव ए BIS एक्ट, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, देन वी हैव ए नेशनल टेस्ट हाउस. Then what we have is a quality assurance that is through a legal metrology act of 2009. Then we have consumer advocacy. So what we can say that department basically covers, if we see the entire issues जो कि consumer से कहीं ना कहीं consumer centric है. एक consumer protection और उनके rights का protection. दूसरा है price monitoring and keeping a close watch on the movement of the prices. थर्ड है इंश्योरिंग क्वालिटी ऑफ द गुड्स, जो हम सामान खरीदते हैं वो सही क्वालिटी का हो, जिसके लिए कि हमारी 2 संस्थाएं हैं, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स और नेशनल टेस्ट हाउस. क्वालिटी एश्योरेंस जो कि हम इंश्योर करते हैं टू लीगल मेट्रोलॉजी एट क्वांटिटी एश्योरेंस, कि हम जो चीज़ खरीद रहे हैं वो सही क्वांटिटी है या नहीं. यदि हम एक पैकेज कमोडिटी ले रहे हैं उस पर लिखा हुआ है दैट इज 2 kg, तो 2 किलो है या नहीं. हम दुकान में कोई सामान नापते हैं, वो 2 किलो वजन से नापता है, वो सही में 2 किलो का वजन वो है या नहीं, चाहे वो वजन हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो टाइम हो, ये सारी चीज़ों का जो मेजरमेंट
then consumer awareness को होता है. What we can see is कि कंज्यूमर हैज बीन द फोकस. जो भी हमारे डिपार्टमेंट के जो पूरा जो फ्रेमवर्क है, कंज्यूमर इज द की, कंज्यूमर इज द फोकस. चाहे वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन का फ्रेमवर्क हो, चाहे वो डेवलपमेंट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स हो थ्रू BIS एंड नेशनल ट्रस्ट हाउस, चाहे वो हमारे प्राइस मॉनिटरिंग हो. वी कलेक्ट प्राइसेस फ्रॉम अराउंड 500 सेंटर्स अक्रॉस द कंट्री, देन वी प्राइस टू स्टैंडर्डाइजेशन पॉइंट. चाहे हमारा लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट हो जो कि क्वांटिटी को इंश्योर करता है. Now coming to the Consumer Protection Act of 2019, this act was notified in 2019, came into effect from 2020. इसके पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का, उस एक्ट में कई चेंजेस किए गए, मतलब बिकॉज ऑफ चेंज एंड न्यू प्रैक्टिसेस लाइक ई-कॉमर्स, डायरेक्ट सेलिंग, डिजिटाइजेशन. इट वाज फाउंड टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो 1986 का है, मे बी दिस नीड्स ओवरहॉल. Accordingly, this new act came. Now, what the new Consumer Protection Act of 2019 provides is a 3-tier consumer dispute redressal commission. That is, we have a national commission at the apex level, जो दिल्ली में है, known as the National Commission. Then we have a state commission, जो कि state government, state capitals में होते हैं. Then we have district commissions in each district. In fact, हमसे पहले जो पटियाला यूनिवर्सिटी से, सॉरी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो पटियाला से है, उन्होंने हर एक का डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन की जुरिस्डिक्शन की भी चर्चा की. डिपेंडिंग ऑन द जुरिस्डिक्शन आपका अमाउंट डिस्प्यूटेड क्या है, उसके हिसाब से या तो आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन या स्टेट कमीशन या नेशनल कमीशन में अपनी चीज फाइल कर सकते हैं. एक जो बहुत अच्छी चीज जो इंट्रोड्यूस की गई कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में, वो है ई-फाइलिंग. यदि आपकी कोई ग्रीवांस है तो उसके लिए आपको कंज्यूमर कमीशन में जाने की जरूरत नहीं है. आप अपने घर बैठे ई-दाखिल के माध्यम से आप अपनी ग्रीवांस फाइल कर सकते हैं और ये कंज्यूमर कमीशन में रजिस्टर होती है. आज की तारीख में हमारे लगभग सभी स्टेट्स एक्सेप्ट फॉर जम्मू एंड कश्मीर और लेह, सब जगह ई फाइलिंग चालू हो गई है. कई जिलों में भी लागू कर दी गई है. ई फाइलिंग के करीब हमारे 1.25 लाख से ज्यादा यूजर्स हैं. वी हैव मोर देन 1,21,000 यूजर्स. एक्ट आल्सो प्रोवाइड्स फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. एक्ट में एक सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी की बात की गई है, बेसिकली दैट विल बी एम्पावर्ड टू टेक एक्शन ऑन द इश्यूज रिलेटेड टू क्लास एक्शन की जहां जरूरत हो या जहां मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट हो. सो दिस इज अ न्यू अथॉरिटी दैट हैज बीन सेट अप अंडर द CP Act, कंज्यूमर प्रोटेक्शन. देन व्हाट वी हैव इज अल्टरनेट डिस्प्यूट रेड्रेसल मैकेनिज्म थ्रू मीडिएशन. जरूरी नहीं है कि हर एक केस, हर एक झगड़े कोर्ट कचहरी के चक्कर में जाए. वी शुड गो टू कोर्ट. There is a very good alternate mechanism available that we know as a mediation. वहाँ एक mediator बैठता है, both the parties go to the mediator and they tell their grievances, tell their issue. Then a mediator actually mediates between the issue. And this also we have mechanism with court annexed mediation की व्यवस्था की गई है. Product liability is another important feature of the Consumer Protection Act 2019 में है that a manufacturer is liable for the product that he is making, for the product service that he is providing. We have rules on e-commerce, we have rules on direct selling, and penalty that has been prescribed under the Act if we are making an adulteration of food products or spurious goods. These are some of the important highlights or some of the important silent features of the Consumer Protection Act. But if we see how this entire framework works, what are the systems we have in place, that will be very, very useful. We have representatives of the CSCs over here. तो इनफैक्ट अपने लोगों को भी जागरूक कर सकते हैं. यदि आपकी किसी भी आपने कोई भी सामान खरीदा है, अबाउट एनी प्रोडक्ट, एंड आपको उस प्रोडक्ट से शिकायत है, तो सबसे पहले आप उसके मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर पर आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं. चाहे वो कहीं से भी आपने लिया हो, सबके अपने कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर होते हैं. यदि आप उससे संतुष्ट नहीं हैं तो उसके बाद या उसके साथ ही एक हमारी नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन चलती है 1915. ये टोल फ्री नंबर है. इसको आप देश से कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं. ये हमारे प्रोफेशनल्स हैं जो वहाँ बैठे हुए हैं हेल्पलाइन में. ये आपकी ग्रीवांस आपसे नोट करते हैं, उसको फिर कंपनी से टेकअप करते हैं रिजोल्यूशन के लिए. सो दैट इज अ वेरी वेरी यूजफुल पावरफुल टूल जो आपके पास है. यदि आपकी कोई शिकायत है जिसके निवारण से आप संतुष्ट नहीं है, then you can approach the National Consumer Helpline at 191.
Suppose, I mean, because National Consumer Helpline is more a sort of alternate dispute redressal mechanism, और आपको यहाँ से भी संतुष्टि नहीं मिलती है, then you are free to approach the National Commission, Consumer Commission, depending on the jurisdiction वो जहाँ fall करता है. This slide basically gives the entire scope. हमारा क्या है? National Consumer Helpline है, then we have a Central Consumer Protection Authority, then we have a 3-tier judicial mechanism इसके लिए. हेल्पलाइन का नंबर है 1915. आप हमारा NCH ऐप है, उसके माध्यम से भी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं. वेबसाइट है ऑनलाइन जिसके ऊपर भी आप शिकायतें दर्ज करा सकते हैं. ये हेल्पलाइन हमारी 2005 से चल रही है, पर अभी हमने 2017-18 में इसमें कई आमूलचूल परिवर्तन किए. ये कंज्यूमर्स को उनके राइट्स के बारे में बताती है, उनका ग्रीवांस रिड्रेसल कैसे किया जाए इसके विषय में ये जानकारी देती है. बेसिकली दिस इज ए फोटोग्राफ हमारी हेल्पलाइन का, जो हमारा दिल्ली में कॉल सेंटर चलता है. ये वहाँ किस तरह के लोग बैठे रहते हैं जो सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक आपकी कंप्लेंट लेते हैं, और उसके बाद यदि आप कॉल करते हैं तो अगले दिन आपको कॉल बैक जाता है कि आपने हमें पिछले दिन कॉल किया था, तो आप बताइए. इसके साथ ही साथ आप चाहें तो वेब पोर्टल, ईमेल के माध्यम से, CP ग्राम, SMS ऐप या व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप हमको अप्रोच कर सकते हैं. व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप चाहें तो 1915 पर आप कंप्लेंट दे सकते हैं. ये बेसिकली है कि हमारे पास किस तरह की कंप्लेंट आती है. आधे से ज़्यादा कंप्लेंट्स हमारे पास टेलीफोन से आती हैं, कुछ ऐप से आती हैं और वेबसाइट से भी हमारे पास आती है. ये जो हमारी हेल्पलाइन है इस समय 17 भाषाओं में उपलब्ध है. तो बेसिकली असमी, उड़िया, बंगाली, पंजाबी, मलयालम, तमिल, कन्नड़ा, तेलुगु, गुजराती, मराठी, इंग्लिश, हिंदी, कश्मीरी, मणिपुरी, नेपाली, संथाली, मतलब देश की जितनी भी मेन भाषाएं हैं उन सब में ये कंप्लेंट आप कर सकते हैं. आप चाहे तो किसी भी भाषा में कीजिए, कोई भाषा में आपकी कंप्लेंट लेने के लिए वहाँ ये लोग सक्षम है. एक जो हमने आपसे बात की कि हमारे पूरे देश में डिस्ट्रिक्ट कमीशन चलते हैं, नेशनल कमीशन है, कंज्यूमर कमीशन है, तो सबके भी कंप्यूटराइजेशन का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की तरफ से किया जा रहा है. और हमने इन सारे स्टेट से, उन सारे डिस्ट्रिक्ट कमीशन में हमने कंप्यूटर, मैन पावर ये सब प्रोवाइड किया है. एंड बेसिकली ये अपडेट करते हैं डाटा, जो कंप्लेंट आती है, कॉज लिस्ट जनरेट करते हैं, उस पर भी एक्शन लेते हैं. ये है CCPA जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इसकी चर्चा हमसे पूर्व कई वक्ताओं ने की थी. सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी सेटअप हो गई है. तो CCPA बेसिकली जो ये काम करती है, ये देखती है कि वायलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स का कहीं वायलेट हो रहा है तो उसमें ये एक्शन लेते हैं. कहीं किसी भी तरह की अनफेयर प्रैक्टिस है कि आपको चीज़ें सही दाम पर नहीं मिल रही हैं या दामों में किसी तरह का वो किया जा रहा है, दे आर एम्पावर्ड टू टेक एक्शन ऑन दैट. और फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट पर भी एक्शन लेते हैं. some of the actions जो कि हमने कई लिए, जैसे नापतोल का कुछ विज्ञापन आते थे पहले जिसमें कि दिखाते थे कि चीजें आप अभी खरीदिए एंड नहीं खरीदेंगे तो कम हो जाएगा. और दे वर मेकिंग सम क्लेम्स कि भाई मैजिक नहीं सपोर्ट है या हम आपको सोने का आभूषण बेच रहे हैं, बेसिकली वे एक्चुअली गोल्ड प्लेटेड. को ऊपर कुछ एक्शन था. सनशाइन का एक विज्ञापन आता था कि रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स, उस पर भी हमने उनको भी एडवर्टाइजमेंट डिसकंटिन्यू रखने का ऑर्डर दिया CCPA ने. फिर अभी प्रेशर कुकर्स जो है कई जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं तो दे हैव टू BIS सर्टिफाइड. BIS सर्टिफाइड नहीं थे जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बेचे जा रहे थे, उन पर भी एक्शन लिया जो डिपार्टमेंट में CCPA. एक इम्पॉर्टेंट चीज है मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट क्या है, वो हम सबको जानने की बहुत जरूरत है कि सही एडवर्टाइजमेंट क्या है, गलत एडवर्टाइजमेंट या मिसलीडिंग क्या है. तो एक हमने मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट की गाइडलाइंस इशू की थी जून 2022 में. बेसिकली दे प्रोवाइड की व्हाट आर द कंडीशंस फॉर एन एडवर्टाइजमेंट टू बी वैलिड. व्हाट आर द एडवर्टाइजमेंट मतलब बेट एडवर्टाइजमेंट, मतलब जो आपको ना उनमें लुभावने एडवर्टाइजमेंट होते हैं कि आप उससे आकर खरीद लें एंड देन बेसिकली दे डोंट सेल द गुड्स एट द राइट क्लेम, या कुछ फ्री क्लेम करते हैं जो कि एक्चुअली फ्री नहीं होता है. देन सरोगेट एडवर्टाइजमेंट बेसिकली उसको भी प्रोहिबिट किया गया कि किसी चीज का विज्ञापन नहीं कर सकते हैं, जैसे ड्रिंक्स हैं, अल्कोहलिक बिवरेजेस हैं, अल्कोहलिक चीजें हैं, तो उनका सरोगेट में दूसरी चीज के माध्यम से भी उनको आप नहीं दिखा सकते.
ये उसका मीडिया कवरेज था व्हेन बेसिकली इशूड दोस गाइडलाइंस मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट की। एक बहुत बड़ा जो इनिशिएटिव अभी हमारा विभाग ले रहा है वो राइट टू रिपेयर है, कि हम लोग सब कोई ना कोई सामान खरीदते हैं, फिर वो सामान मान लीजिए हमारा फॉल्टी निकलता है, उसमें डिफेक्ट आ जाता है, फिर उसको हम ठीक करवाने जाते हैं तो हमको पता चलता है कि आप ठीक उनके सिर्फ उसके अथोराइज वेंडर से ही कर सकते हैं, या आपके पास ज़्यादा चॉइस नहीं है चीज़ ठीक करवाने की, और कुछ लिमिटेड वेंडर्स हैं। एक हमने पोर्टल लॉन्च किया है, राइट टू रिपेयर पोर्टल, जिसमें कि हम कंपनीज को टेकअप कर रहे हैं कि बेसिकली हम कंपनीज को टेकअप कर रहे हैं कि आप सारी कंपनियां जो उनके रिपेयर वीडियोस होते हैं, चीज़ों को कैसे रिपेयर किया जा सके, खुद से आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, या आपके जो लिस्ट ऑफ ऑथराइज रिपेयर सेंटर्स क्या है आप एक जगह पर दें। राइट टू रिपेयर जो पोर्टल है उसमें इसका प्रयास किया जा रहा है। एक चीज जिससे हम सभी लोग मतलब कि कहीं ना कहीं त्रस्त होंगे, मोबाइल फोन हम सभी यूज करते हैं, एंड व्हाट वी सी ना, एवरी मोबाइल फोन यू हैव टू बाय ए न्यू चार्जर, every charger and every mobile phone has a unique combination. So basically what we are thinking that there should be uniform charging port, one charging port or one charger जो कि आपके क्रॉस मोबाइल जो है यूज हो सके, चाहे आप किसी भी ब्रांड का मोबाइल यूज करें या आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यूज करें, एवरी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट शुड नॉट रिक्वायर ए सेपरेट चार्जर। दैट्स आल्सो व्हाट वी आर वर्किंग एट, जो एक हमारा डायरेक्शन है जिसमें हम काम कर रहे हैं, वी हैव ए कमेटी आल्सो, and that is also basically somehow linked to जो हमारा concept है circular economy, कि the people should not have a system की use and throw, should actually have a system जहाँ हम चीज़ों को जहाँ तक संभव हो उनका इस्तेमाल कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा। That way will also be preventing use the creation of e-waste। Now coming to right to repair, ये हमने कुछ चीज़ें आइडेंटिफाई की थी राइट टू रिपेयर्स में, जो चीज़ें हमारे वेबसाइट पर अवेलेबल होंगी, चाहे वो फार्मिंग इक्विपमेंट हो, मोबाइल्स हो, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो, या ऑटोमोबाइल इक्विपमेंट हो। सो बेसिकली वी आर ट्राइंग टू गेट देम लिस्टेड ऑन द राइट टू रिपेयर पोर्टल। ये पोर्टल है हमारा जो राइट टू रिपेयर india.gov। आप भी इसमें जाकर देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें अभी उपलब्ध हैं। ई कॉमर्स से पहले भी नेशनल यूनिवर्सिटी पटियाला वालों ने कवर किया था। एक चीज जो है कि जब भी हम ई कॉमर्स में कोई सामान खरीदते हैं तो कई बार हमें रिव्यूज मिलते हैं, हम ये नहीं जानते हैं कि वो रिव्यूज सही है या गलत है या किसी ने हमें लुभाने के लिए किए हैं। वी हैव कम आउट विद सम गाइडलाइंस, सम पॉलिसी, फेक एंड डिसेप्टिव रिव्यूज जो ई कॉमर्स में है। सो वी हैव पुट एंटायर बेंचमार्क के रिव्यूज कैसे होने चाहिए, किस तरह से होने चाहिए, एंड हाउ यू कैन पुट इट ऑन द ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। यदि आप वो करते हैं तो आप उसको कैसे कर सकते हैं। दिस वाज द न्यूज़ कवरेज जो भी हमने रिसेंट इनिशिएटिव्स लिया ई कॉमर्स में प्लेटफॉर्म पर। एक हम लोग जो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं वो इन्फ्लुएंसर की गाइडलाइंस। कोई इन्फ्लुएंसर है, चाहे वो टीवी सेलिब्रिटी हो, चाहे वैसे ही वेबसाइट या सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंसर हो, तो वो चीज़ें जो बोलता है बेसिकली वी टेंड टू फील कि वो सही बोल रहा है, उस पर लोगों पर बहुत ज़्यादा असर होता है। सो डिटेल्ड गाइडलाइंस ऑन द इन्फ्लुएंसर्स भी इशू की गई है, उनके डूज एंड डोंट्स हैं कि एक इन्फ्लुएंसर क्या कर सकता है, व्हेन ही कैन डिस्क्लोज, वो कब डिस्क्लोज कर सकता है। जैसे कि है कि यदि मान लीजिए कोई इन्फ्लुएंसर किसी चीज़ को यूज़ कर रहा है या लोगों को किसी चीज़ को यूज़ करने के लिए कह रहा है, तो हैज टू डिस्क्लोज, यदि उसके लिए कोई उसको पैसा दिया हो, कोई फ्री प्रोडक्ट्स उसके साथ आए हो, कोई कंटेस्ट या स्वीप स्टेक एंट्रीज हो, ट्रिप्स या होटल स्टेज हो, then media barters, coverage and awards, any family, personal और employment, ये सब चीज़ें उसको डिस्क्लोज करनी है। यदि कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या कोई सेलिब्रिटी कोई चीज़ प्रोडक्ट इंडोर्स करता है। एंड हाउ टू डिस्क्लोज, आप कैसे डिस्क्लोज कर सकते हैं, उसका भी टोटल फ्रेमवर्क है कि डिस्क्लोजर शुड भी मतलब कि आपको पता चले, कोई पढ़ सके कि डिस्क्लोज किया गया है, मतलब शुड नॉट बी समथिंग इन ए वेरी स्मॉल फॉन्ट या आपको पता ही ना चले। इंडोर्समेंट इन ए पिक्चर, मतलब कि उसे बिल्कुल क्लैरिटी के साथ रहना चाहिए एंड शुड नॉट बी सुपर इम्पोर्ट। वीडियो में यदि आप कोई चीज़ इंडोर्स कर रहे हैं तो उसमें कैसे डिस्क्लोजर दें, एंड उनकी भाषा सिंपल और क्लियर होनी चाहिए, लैंग्वेज भी सिंपल और क्लियर होनी चाहिए। और सेलिब्रिटीज इन्फ्लुएंसर्स के लिए उनके पास ड्यू डिलिजेंस भी है कि बेसिकली उनको कोई चीज़ इंडोर्स करने से पहले व्हाट सिस्टम दे नीड टू हैव इन प्लेस। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमने जो बात की कंज्यूमर राइट्स की दृष्टि से, स्टैंडर्ड्स, मतलब वी शुड नो चीज़ों के सही स्टैंडर्ड्स क्या है। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड बॉडी है जो स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब करती है,
Now to ensure that students basically have and उनको शुरू में ही सेंस आ जाए कि भाई स्टैंडर्ड चीजें दे बिकम कॉन्शियस, तो भाई एक स्टूडेंट्स में क्लब्स बनाए गए हैं, स्टैंडर्ड्स क्लब स्कूल्स में, तो अराउंड 1 लाख स्टूडेंट्स इसमें इनरोल किए हैं। तो दोज आर द बॉय स्टूडेंट्स, उनको हम शुरू से टीच करते हैं अबाउट स्टैंडर्ड्स, वो कैसे किया जा सकता है, एंड दीज आर सम ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स जो कि BIS इशू करता है। तो दे एक्चुअली प्रिस्क्राइब कि हर एक चीज जो हम यूज कर रहे हैं उसका क्वालिटी क्या होनी चाहिए एंड किस टाइप से उनके रेगुलेशन होने चाहिए, that this should be in public interest, protection of human, animal or plant health, safety of the environment, prevention of unfair trade practices, इस तरह अराउंड करीब 462 प्रोडक्ट्स हैं, which includes steel and iron, cement, automotive sector, electronics, textile, जिसमें के स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब किए गए हैं। नेशनल टेस्ट हाउस इज अनदर बॉडी जो कि टेस्टिंग ऑफ कंज्यूमर गुड्स करते हैं, इनके भी रीजनल ऑफिसेज हैं कलकत्ता, बॉम्बे, चेन्नई, गाजियाबाद, जयपुर, गुवाहाटी और वाराणसी में, जो कि बेसिकली क्वालिटी टेस्ट करते हैं। हॉलमार्किंग इज अनदर इम्पोर्टेंट इशू जो कि अभी हमने डिसाइड किया है कि एवरी गुड जो भी गोल्ड ज्वेलरी बेची जाए उनका HUID कोड होना चाहिए, अल्फा न्यूमेरिक, so basically that will identify कि उसकी क्वालिटी क्या है। I think with these words I thanks a lot, and I also thank the Joint Secretary Legislative Department for having given us this opportunity, and I think with that, let me just 1 minute. How do I stop it? Yeah. That I think I come to an end of my presentation. Thanks a lot. धन्यवाद सर। आपने मंत्रालय ने किस तरह से प्रोएक्टिवली कंज्यूमर सेंट्रिक अप्रोच को इस्टेब्लिश किया, सेफगार्ड कर रही है, प्रमोट कर रही है थ्रू वेरियस सर्विसेज, इस पे आपने हम सबको अवगत कराया। अब मैं इस वेबिनार के अगले वक्ता मिस्टर प्रांजल सिन्हा को आमंत्रित करना चाहूँगी। मिस्टर प्रांजल सिन्हा सामा ऑनलाइन I have another meeting, so can I leave it now? I think thanks a lot. Sure sir, please. नहीं सर, अगर आपको मीटिंग में जाना है तो सबसे पहले आपका धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि अनुपम सर और हम दोनों पड़ोसी हैं और हम लोग का साथ जो है वो बहुत पुराना है। तो थैंक यू वेरी मच सर दैट आपने अपने बिजी शेड्यूल और व्यस्त कार्यक्रम से समय निकाला, और आपका सारा का सारा जो स्लाइड था वो इस टॉपिक के ऊपर में और इस चीज़ के ऊपर में बहुत ही टू द पॉइंट था सब कुछ। मैं आपसे बस विनती करूंगा कि इस प्रेजेंटेशन की एक कॉपी हम लोग के साथ शेयर कर दी जाए। हम लोग इसको कॉमन रिसोर्स में डालना चाहेंगे, बिकॉज हमारा पर्पस ही ये है कि इस टाइप के कार्यक्रम के तहत हम लोग एक ऐसा रिपोजिटरी तैयार कर पाएँ जिससे जिसको भी जिस समय ज़रूरत हो उसके लिए एक रेडी रेफरेंस टाइप का मटेरियल मिल जाए। तो ये आपसे आरजू है सर, अगर आप पूरी कर पाएँ तो बड़ी कृपा। डेफिनेटली हम आपसे शेयर करेंगे, we will mail it to you. Thanks a lot. Thank you. थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। आई नाउ अगेन वंस अगेन इनवाइट हमारे अगले वक्ता हैं मिस्टर प्रांजल सिन्हा। प्रांजल सिन्हा सामा ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के को फाउंडर है और सामा प्लेटफॉर्म के द्वारा 15 से अधिक डिजिटल लोक अदालत की गई हैं और वह मध्य प्रदेश और बाकी जगहों पे बहुत सक्रिय तौर से स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ के साथ मिलकर ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पे काम कर रहे हैं। सो प्रांजल, वी वेलकम यू। Thank you, Shikha ma'am. I hope I'm audible. Is my voice audible? Yes. Yeah, Pranjal, we can hear you. Perfect. Thank you. Good afternoon, Honorable Joint Secretary, Honorable members of the House, all the speakers and all the people who are watching us. आप सबको दिल से नमस्कार। मेरा नाम प्रांजल सिन्हा है। मैं एक वकील हूँ और मैं वैसे उत्तर प्रदेश से हूँ। मम्मी पापा मेरे इलाहाबाद कानपुर के हैं और अभी मैं एक संस्था चला रहा हूँ समा, जो ODR कॉन्सेप्ट पे है, ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। और आज का मेरा ऑब्जेक्टिव भी यही है कि ODR के बारे में एक थोड़ा अवेयरनेस, एक एजुकेशन स्प्रेड करना और कैसे ये ODR एक इतना शक्तिशाली टूल है। प्रॉम्प्ट रिड्रेसल एक एक्सपेक्टेशन भी जॉन मिश्रा सर ने बोली थी, जो ODR ऐसा शक्तिशाली टूल है जो PLVs को, कॉमन सर्विस सेंटर्स को टेली लॉ में इंटीग्रेट करके बहुत मदद कर सकता है। और मेरा इंटेंशन है आज उस इन्फॉर्मेशन को कन्वे करना। तो नेक्स्ट 8 से 10 मिनट में मैं कोशिश करूंगा कि वो इन्फॉर्मेशन कन्वे हो जाए। So just quickly sharing my screen.
सो हम शुरुआत हमेशा इससे करते हैं. आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल. सो दिस इज our Sunny Paji screaming Tariq pe Tariq. This movie came in 1995. This movie is called Damini. But it represents a problem which is very much still there, right? As in India में disputes resolve करना, अपने grievances को resolve करना एक आसान चीज नहीं है. हम सबको पता है 4.5-5 करोड़ केसेस, बहुत सारा समय लगता है केस को सॉल्व करने में, बहुत पैसा लगता है. ऑल्सो बहुत थोड़ा एडवर्सेरियल प्रोसेस है, मतलब कंटेस्ट करना होता है, एक पार्टी जीतती है एक पार्टी हारती है. और उससे भी ज्यादा आई थिंक पीपल लाइक माई पेरेंट्स दे विल नेवर फाइल केसेस बिकॉज उनको लगता है केस फाइल करने में इतना टाइम, मनी और एनर्जी जाता है, इट्स नॉट वर्थ इट. सो देयर इज एन एस्टिमेटेड अनमेट लीगल मार्केट की 45 करोड़ से 75 करोड़ केसेस लोगों के पास हैं बट वो फाइल नहीं करते हैं. तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की हमने शुरुआत करी थी 2015 में. ये हमारे कॉलेज में भी एक ऐसा सेशन हो रहा था, जैसे आप लोगों ने एक सेमिनार ऑर्गेनाइज कराया. हमारे रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष, who's also the first लोकपाल of India, he had come and he was speaking about access to justice. And my question to him was कि अगर इंडिया में इतना बैकलॉग है केसेस का, आप लोग जजेस लोग छुट्टी क्यों लेते हैं, जजेस लोग विंटर वेकेशन, समर वेकेशंस क्यों लेते हैं. और मुझे लगा था कि ये बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है, बहुत ही पॉइंटेड क्वेश्चन है. बट उन्होंने मुझे देखा और मेरे को देख के वो हंसे, मेरी इग्नोरेंस पे हंसे of the full picture, and he told me the life of a judge in India, and they do not have a life. They are tremendously understaffed. Judge to population ratio हमारा थोड़ा वीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट वहां पे नहीं है. एंड उन्होंने थोड़ा मेरे को समझाया, थोड़ा उन्होंने मुझे डांटा कि पूरी पिक्चर को समझो. तो मैं थोड़ा डर गया और मैंने पूछा, अच्छा ठीक है सर, हाउ कैन वी हेल्प द कोर्ट्स? एंड ही सेड, प्रांजल, डोंट कम टू कोर्ट. आप बिना कोर्ट आए आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट ट्राई करो एंड ट्राई टू लेवरेज ऑन द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी. एंड दैट्स व्हाट द कॉन्सेप्ट इज ऑफ ODR, where out of court mechanisms such as mediation, negotiation, conciliation, arbitration, लोक अदालत, इन सारी ADR mechanisms को ऑनलाइन लाया जाता है और वो बन जाता है ODR, ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन. काफी लोग पूछते हैं ODR क्या है. हमारी भाषा में हम ODR को बोलते हैं, ODR मतलब सुलझाओ मगर प्यार से. कि आप प्यार से मतलब आप समझौता करो, दूसरी पार्टी के साथ एक सेटलमेंट करो. अगर बिजनेस और कंज्यूमर के बीच में झगड़ा है तो क्या वो एक बीच के रास्ते में आ सकते हैं. और प्यार से मतलब एफिशिएंसी, कन्वीनियंस, घर बैठे कहीं बिना आए, आप घर बैठे आपका समझौता हो रहा है, आपका डिस्प्यूट रिजॉल्व हो रहा है. एंड दैट्स व्हाट ODR इज. हमने जब ये शुरुआत करी 2015 से 2018, हमें लगा कि बहुत ही अच्छा पावरफुल कॉन्सेप्ट है और हमें लगा कितने सारे केसेस हम लोग इससे में कितने सारे लोगों को मदद कर सकते हैं. बट 2015 से 18 के बीच में अगर आप गेस करना चाहें नंबर ऑफ केसेस हमने कितने हैंडल किए, तो हमने टोटल 1 केस हैंडल किया उन 3-4 साल में. और वो 1 केस भी मेरे भाई ने फाइल किया था टू शो सपोर्ट. बट हमें समझ नहीं आ रहा था कि लोग आ क्यों नहीं रहे हैं. इतना एक ऑनलाइन पोर्टल है, केस सेटल हो सकता है. तो फिर हमें धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि एक अवेयरनेस बहुत बहुत बड़ा चैलेंज है. 54% ऑफ द पीपल डू नॉट नो दैट मीडिएशन एक एग्जिस्ट करता है. दे डू नॉट नो ADR ODR एग्जिस्ट. काफी लोग मीडिएशन को मेडिटेशन से कंफ्यूज करते हैं. काफी लोगों को लगता है कि मीडिएशन, अरे आप तो मतलब कहीं स्पिरिचुअलिटी में जा रहे हो. They don't know it's a legitimate legal process to solve your disputes. So then we took it upon ourselves. जैसे आप लोग लीगल लिटरेसी भी काम करते हैं, हमने भी एक कैंपेन लॉन्च किया इंडियन मीडिएशन वीक करके, जिसका मिशन था सुलझाओ मगर प्यार से. और कुछ 2000 वॉलंटियर्स की मदद से हर जगह मीडिएशन के पैम्पलेट्स बांट रहे थे, लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम है, आपको कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, आप मीडिएशन के थ्रू, ऑनलाइन मीडिएशन के थ्रू इसको सुलझा सकते हैं. काफी डिफरेंट लोगों से मिले, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से लेके हर जगह क्रिकेटर्स, काफी लोगों से सपोर्ट मिला इस कैंपेन को. इवन लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑनरेबल किरण रिजिजू, उन्होंने भी एक्सटेंड किया था सपोर्ट की इस कॉन्सेप्ट ऑफ ODR को, ऑनलाइन मीडिएशन को प्रमोट किया जाना चाहिए एंड इसमें एक करियर बनाना चाहिए लॉयर्स को और लॉ स्टूडेंट्स को. फिर नंबर ऑफ केसेस बढ़ने लगे 2019 के बाद. नॉट टू चीयरलीड ऑन द पैंडेमिक, बट पैंडेमिक से भी मदद मिली और हमने ऑलमोस्ट कुछ
35 लाख केसेस का समझौता किया ऑनलाइन मीडिएशन से, ऑनलाइन लोक अदालत से, ऑनलाइन आर्बिट्रेशन से। कुछ एग्जाम्पल समझने के लिए मैं थोड़ा उस पर एम्फसाइज करना चाहता हूँ कि कैसे ये ओडीआर काम करता है, कैसे किस टाइप के केसेस का समझौता हो रहा है। तो पहला एग्जाम्पल शुरू करते हैं ई कॉमर्स डिस्प्यूट्स। तो स्नैपडील करके कंपनी है जो ई कॉमर्स, आप जानते होंगे, ई कॉमर्स सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो उनके कुछ केसेस पेंडिंग थे कोर्ट में, तो उन्होंने हमारे साथ पार्टनर किया। जो केसेस पेंडिंग थे उसमें एक नोटिस गया दूसरी पार्टी को कि क्या इसमें आप, कोर्ट प्रोसीडिंग तो चल रही है, पैरेलली क्या आप हमारे साथ समझौता ट्राई करना चाहते हैं, क्या आप सेटलमेंट करना चाहते हैं। तो कुछ 120 नोटिस गए, इंग्लिश हिंदी जो भी भाषा थी, जिस भी स्टेट में नोटिस जा रहा था, और उसमें से कुछ 70 लोगों ने हाँ बोला कि हम हाँ मीडिएशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, और 70 में से कुछ 50 केसेस सेटल हुए और फिर वो सारे केसेस कंज्यूमर फोरम से विड्रॉ हो गए। तो ये काफी हेल्प किया स्नैपडील को। फिर हम लोग लाइफ इंश्योरेंस में आए, किसी ने बोला इंश्योरेंस केसेस का कैसे 10-20 रुपए में इंश्योरेंस मिल रहा है, तो हम लोग बजाज अलायंस के साथ उनके लाइफ इंश्योरेंस क्लेम्स में उनकी मदद करते हैं। तो अगेन डिस्प्यूट्स पेंडिंग थे कंज्यूमर फोरम में, प्रीमियम को लेके डिस्प्यूट था, रिफंड ऑफ प्रीमियम को लेके, एंड केस 5 साल से पेंडिंग था। अगेन बजाज ने हमसे पार्टनरशिप करी, हमने नोटिस भेजा कंसिलेशन का, और 23 दिन के अंदर कहीं किसी को नहीं आना पड़ा। ये लाइफ इंश्योरेंस का केस 23 दिन के अंदर इसका समझौता किया गया। कंसिलेशन अवार्ड बना, जो कि एक बाइंडिंग डॉक्यूमेंट है अकॉर्डिंग टू आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट, और उसको 15 दिन के अंदर पैसा भी मिल गया, रिफंड, और उसके बाद वो केस कंज्यूमर फोरम से विड्रॉ हो गया। हमारी ये कोशिश है कि कैसे हम लोग जो पेंडेंसी है उसमें बर्डन रिड्यूस करने में मदद कर सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल था इंश्योरेंस का। फिर हम लोग लोन और क्रेडिट कार्ड डिस्प्यूट्स, आईसीआईसीआई बैंक की, अगर आप आईसीआईसीआई बैंक से क्रेडिट कार्ड लेंगे तो उनके टर्म्स ऑफ कंडीशन में एक समा का मीडिएशन आर्बिट्रेशन का क्लॉज है कि कोई भी प्रॉब्लम होगा कोर्ट जाने से पहले हम लोग मीडिएशन और आर्बिट्रेशन फुली ऑनलाइन के थ्रू सॉल्व करेंगे। कुछ 8000 से ज्यादा डिस्प्यूट्स का समझौता हुआ कंसिलेशन और आर्बिट्रेशन से 60 दिन के अंदर। सेम चीज जैसे आप लोग बोल रहे, हमने ऑनलाइन लोक अदालत भी हम लोग करवाते हैं, 15 ऑनलाइन लोक अदालत करवा चुके हैं, उसमें भी हर टाइप के केसेस आते हैं। पुलिस के साथ काम करते हैं मध्य प्रदेश में, जहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस केसेस, फैमिली डिस्प्यूट्स, उनको 7 दिन के अंदर ऑनलाइन मीडिएशन से, ऑनलाइन कंसिलेशन से सुलझाने की कोशिश की जाती है। कुछ फोटोज हैं पार्टीज की। इवन द फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस यूयू ललित केम ऑन द प्लेटफॉर्म टू अटेंड द हियरिंग्स ऑफ द महाराष्ट्र ऑनलाइन लोक अदालत। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ ओडीआर है ना, ऐसा कुछ नया नहीं है, ये काम कर रहा है बहुत। अब 3-4 साल से लोग इसको यूज कर रहे हैं, केस सॉल्व कर रहे हैं। ये बहुत सारी कंपनीज हैं, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, वेदांता, बैंक ऑफ बड़ौदा, उड़ान, बजाज, छोलामंडलम, ये सब लोग हमारा ऑनलाइन मीडिएशन यूज करके, ऑनलाइन आर्बिट्रेशन यूज करके केसेस को सॉल्व कर रहे हैं। तो ई-commerce, banking and consumer, these are the 3 primary categories which are seeing the maximum usage of ODR. फिर गवर्नमेंट भी ODR को काफी डिफरेंट जगहों पे यूज कर रही है। दिल्ली, ये सारे लीगल सर्विस अथॉरिटीज हैं, दिल्ली, राजस्थान, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, गोवा कमिश्नर ऑफ डिसेबिलिटीज, जो लोग पीपल विद डिसेबिलिटीज हु कैन नॉट कम, उनका घर बैठे डिस्प्यूट रिजॉल्व करना, महाराष्ट्र स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, ये सब लोग भी ODR का कॉन्सेप्ट यूज करके आइदर ऑनलाइन लोक अदालत या FIR के फाइल होने के पहले उनका समझौता करवाना हो रहा है। अभी तक हमने देखा है ऑलमोस्ट 2.1 करोड़ केसेस ODR प्लेटफॉर्म पे फाइल हुए हैं, जिसमें से 42 लाख केसेस सेटल हुए हैं एज ऑफ मार्च 2023। ये कुछ फोटोज हैं पार्टीज की, जब उनका केस सेटल हो जाता है तो कभी कभी केस सेटल हो जाता है बट वो साइन नहीं कर पाते हैं ऑनलाइन, तो हम लोग केस मैनेजर भेजते हैं जो उनका सिग्नेचर ले लेता है ऑन द सेटलमेंट अग्रीमेंट। कुछ हमारे 3000 मीडिएटर्स हैं 443 सिटीज में, 31 भाषाओं में फ्लुएंट हैं। तो जहां से जिस डिस्ट्रिक्ट का केस आता है उस डिस्ट्रिक्ट का मीडिएटर अपॉइंट करने की कोशिश की जाती है। एंड बहुत ही पैशनेट मीडिएटर्स हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि इन लोगों के केसेस सॉल्व किए जाएं। प्लेटफॉर्म पे ये सारे फीचर्स हैं। सिर्फ फाइलिंग नहीं, फाइलिंग तो एक स्टेप हो गया, बट फाइलिंग के बाद बातचीत करना, डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना, दोनों पार्टी का केस अपडेट्स, केस ट्रैकिंग, राजीनामा, सब कुछ A to Z, साइनिंग, सिग्नेचर, स्टैंपिंग तक लेके सब कुछ एक प्लेटफॉर्म पे होता है। दैट इज द पावर ऑफ ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। कोई एक प्रोसेस नहीं, एक जो जर्नी होती है
स्टार्टिंग से लेके एंड तक वो पूरी इस ODR प्लेटफॉर्म पे कवर होती है। हमारा इंटेंशन यही है कि ODR को ज़्यादा से ज़्यादा और यूज़ किया जाए। बहुत पोटेंशियल है इस कॉन्सेप्ट में, और जैसे ये हेल्प कर सकता है, ODR एक प्रोफेशन भी बन सकता है पैरालीगल वॉलंटियर्स के लिए। अगर वो चाहें ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, ऑनलाइन मीडिएशन प्रोवाइड कर सकते हैं, उसकी ट्रेनिंग मॉड्यूल्स बनाए गए हैं अगर वो चाहें तो यूज़ करने के लिए। और बस हम चाहते हैं कि ऐसा टाइम हो कि कंज्यूमर्स और बिजनेस अगर कोई झगड़ा हो तो वो सुलझा सकें, लेकिन प्यार से। So thank you for this wonderful opportunity. Thank you everyone. धन्यवाद प्रांजल, आपने बहुत ही खूबसूरत ढंग से अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, जिसमें आपने मध्यस्थता मीडिएशन को किस तरह हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट्स में उनके ग्रीवियंस सुलझाने में आगे बढ़ सकते हैं, फ्रॉम ADR टू ODR ऑनलाइन कैसे हम जा सकते हैं। इस वेबिनार का आयोजन श्री नीरज कुमार ग्यागी जी, जो हमारे जॉइंट सेक्रेटरी हैं एक्सेस टू जस्टिस डिवीज़न, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अध्यक्षता में किया जा रहा है। अब मैं उन्हें उनके समापन उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ। सर। आज के वेबिनार के वक्ता जो हम लोग के साथ जुड़े, ये जो मुद्दा है, ये जो टॉपिक है जिसके ऊपर में आज का वेबिनार आयोजित किया गया, जितना सिंपल दिखता है उतना सिंपल है नहीं। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और ये एक साथ बहुत सारे लोगों को अफेक्ट करता है और ये डे टू डे लाइफ की चीज़ है। इसके जो कॉम्प्लिकेशन है और इसमें जो समस्याएं आती हैं, ये जो होता है, ये हम बहुत सारे लोग इसको चुपचाप से सफ़र कर लेते हैं बजाय कंटेस्ट करने के। मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी चीज़ के ऊपर में कोई कानून क्यों बनता है, एक्ट क्यों बनता है, फिर उसको समस्या तक पहुँचने के पहले हम लोग को ये समझना होगा, अपने देश की अवस्था के बारे में समझना होगा, देश की जनता के बारे में समझना होगा। आज भी हमारी देश की जनता ऐसी है जो दुकान पे जाकर के सर्फ मांगती है। आज भी दुकान पे जाकर करके डालडा मांगती है, कोलगेट मांगती है। सर्फ एक ब्रांड का नेम है, वॉशिंग पाउडर है। डालडा एक वनस्पति का ब्रांड है, कोलगेट एक टूथपेस्ट का ब्रांड है, लेकिन इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। एडवर्टीजमेंट और इसके चक्कर में लोग उसको इतने अच्छे से और जा करके करते हैं, और वो मिलता भी नहीं है कि ऐसा नहीं है कि वो सर्फ मांग रहा है तो उसको सर्फ ही चाहिए, उसके जगह पे उसको कुछ और भी दे दिया जाता है। हमारे यहाँ बहुत सारे लोकोक्तियाँ हैं जो एक खरीदार और एक दुकानदार के बीच में होता है। एक खरीदार दुकानदार को बोलता है कुछ सस्ता सुंदर टिकाऊ सा दो। दुकानदार इस बात को कहता है कि इतना टिकाऊ है कि दादा खरीदते और पोता बापरे, इस टाइप की। और ये हम लोग जो बात बोल रहे हैं, ये इसमें कुछ एक परिवर्तन आया है, लेकिन अभी भी बहुतेरे ऐसी जनता है और बहुतेरे ऐसे समाज हैं जहाँ में अभी भी इस चीज़ का प्रचलन है। ऑनलाइन ट्रेडिंग की बात हम लोग कर रहे हैं, वो आ गया है, मैं मानता हूँ। और जहाँ पे कंज्यूमर और कंज्यूमरिज्म का सवाल है, 90 का दशक बहुत ही इम्पोर्टेंट था, जिसमें कि कुछ एक मूलभूत चीज़ें आई जिससे कि हमारे खरीदने के चॉइस में और खरीदने की व्यवस्था में एक मूलचूल परिवर्तन आया। मैं मेंशन करना चाहूँगा 1991 का इकोनॉमिक रिफॉर्म, जिसके तहत बाहर की कंपनियों को यहाँ बिजनेस करने का मौका मिला। कंप्यूटराइजेशन, विंडो 95 मुझे याद है 95 में आया था। उसके बाद इंटरनेट का आगमन, और उसके बाद तो जैसे लगा कि हमारे बाज़ार और हमारे जो सारा चीज़ जो था उसका सारा का सारा कंसेप्ट इतनी तेज़ी से बदला और लोग कहने लगे कि कंज्यूमर किंग है। और ये कंज्यूमर नहीं बोलता है कंज्यूमर किंग है, ये दुकानदार बोलते हैं कंज्यूमर किंग है। कंज्यूमर किंग होता है, लेकिन उसको किंग जैसा एहसास कराया जाता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप जब किसी भी दुकान पे एक कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स खरीदने के लिए जाते हैं, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे एक वॉशिंग मशीन खरीदने जा रहे हैं आप,
और वॉशिंग मशीन जब आप खरीदने के लिए जाइएगा, आप उनको जाइएगा, वो पूछेगा उससे फ्रंट लोड चाहिए, टॉप लोड चाहिए, हर तरह के कैटलॉग दिखाएगा, हर तरह का डेमो देगा, और उसके बाद आपका फाइनल करके उसके बाद बिल बनाएगा और आप पैसे दे देंगे। और हर तरह की बातें बोलेगा कि इतनी गारंटी है, इतना बढ़िया है, ये सारा चीज़ है, वो है। पैसे दे करके उसके बाद वो आपको ये एश्योरेंस करता है कि आप घर जाइए, हम अभी भिजवा देते हैं। घर पहुंचने के बाद 2 घंटे हो जाएंगे, 3 घंटे हो जाएंगे, 4 घंटे हो जाएंगे, फिर आप उसको फ़ोन करने लगते हैं, अभी पहुंच रहा है, अभी पहुंच रहा है, अभी पहुंच रहा है। वो रात के 12 बजे आपको डिलीवर करेगा। उसके बाद फिर से आप उसको फ़ोन करेंगे कि भाई वो आ तो गया बॉक्स, वो इंस्टॉल करने वाला। तो बोला कि देखिए बॉक्स पे एक कंपनी का टोल फ्री नंबर होगा, वो कंपनी वाले को फ़ोन कीजिए आप, वो बंदा आएगा और वो आकर के इंस्टॉल करेगा। और उसके बाद आपको एहसास होगा कि कंज्यूमर किंग नहीं है, वो बेचने वाला किंग है। और उसकी सारी मंशा ये थी कि उसने आपको बेच दिया और उसके बाद फिर आप उसको समझते। मैं एक बहुत ही छोटा सा व्यावहारिक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। रही बात कि क्या क्या अधिकार हैं, क्या क्या जागरूक हैं, हमारी देश की बहुतेरी जनता को यही नहीं पता है कि उनके फंडामेंटल राइट क्या हैं। कंज्यूमर राइट की तो आप बात छोड़ दीजिए। अभी बहुत सारी वक्ताओं ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही कि बहुत सारा निपटारा जो है आपको ODR के माध्यम से कर लेना चाहिए, कोर्ट केस मत कीजिए, उसमें आप उलझिएगा। ये सुलझाने के बजाय ये डराने वाली बात है, ये डिसिस्ट करने वाली बात है कि आप इसमें मत पड़िए, क्योंकि इससे कुछ निकल के तो आएगा नहीं। सबसे व्यावहारिक बात जो कही वो और जो उन्होंने फॉर्मेट दिया स्टैंडर्ड का, एक्सेसिबिलिटी का, ट्रांसपेरेंसी का, अकाउंटेबिलिटी का, चॉइस का, थियोरेटिकली ये सारी बातें बिल्कुल सही है। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर के प्रेजेंटेशन में आपने देखा होगा, सरकार ने अपनी तरफ से सारी मूलभूत सुविधाएं कंज्यूमर को ध्यान में रख करके वो सारी चीज़ें कर रखी हैं। लेकिन मैं चीज़ों को इस नज़रिए से नहीं देखता, चीज़ों को व्यवहारिक नज़रिए से देखिए। एक मूवी का डायलॉग मुझे याद है जिसमें ये था कि एम्बुलेंस को फ़ोन किए हुए 2 घंटे आ गया, वो अभी तक एम्बुलेंस नहीं आई है, उससे बढ़िया तो पिज़्ज़ा वाला है, कोई आधे घंटे में वो पिज़्ज़ा डिलीवर कर देता है। इसमें 2 सुविधाएं हैं जिसका कंपैरिजन हो रहा है, और एक डिस्कनेक्ट है अर्बन और रूरल एरिया में। अर्बन में जहाँ पे हम दिल्ली में बैठे हुए हैं, बॉम्बे में बैठे हुए हैं, बाकी जगह पे बैठे हुए हैं, वहाँ का कंज्यूमर बिल्कुल अलग है। एक छोटे टाउन का कंज्यूमर बिल्कुल अलग है, एक गांव घर का जो कंज्यूमर है वो बहुत अलग है, और एक बहुत ज़बरदस्त डायकोटॉमी है। आज के युग में भी हमारे गांव में और हमारे रिमोट गांव में हाट लगता है, वीथियाँ लगती हैं, जहाँ चूड़ी वाला चूड़ी लेके जाता है और बदले में अपने टोकरी में अनाज भर के लाता है। कंज्यूमर राइट और ये अंडरस्टैंडिंग जो एक थी, ये वाली अंडरस्टैंडिंग और वो जो शराफत है वो आज के बिजनेसमैन में नहीं है। बहरहाल ये सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेट हुई हैं, और उस कॉम्प्लिकेट करने का एक सलूशन सबसे अच्छा ये होता है कि उसका कोई एक्ट बना दिया जाए, उसका कोई कानून बना दिया जाए। अब एक्ट और कानून बन तो जाता है, लेकिन फिर उसके बाद समस्या आती है कि उसको कैसे करके लोगों को बताएं, उनको बताएं कि ऐसा कोई कानून है। अगर किसी को पता है तो उस कानून को यूज कैसे करना है और उसका क्या क्या चीज़ है। तो ये एक महासागर है जिसको हम लोगों ने सरल बनाने की कोशिश की एक छोटे से अल्प समय में आपके सामने रखने के लिए। और जिन जिन लोगों ने अपनी बात रखी, उन्होंने बहुत हद तक एक अपने दिए समय में बहुत हद तक उन्होंने अपनी चीज़ों को एक सीमा में बांधने की कोशिश भी की, और मुझे उम्मीद है कि इससे कुछ न कुछ फ़ायदा होगा। कुछ एक बहुत व्यावहारिक जो सजेशन भी आए उसको भी ध्यान में हम लोग रखेंगे, और मुझे उम्मीद है कि इस वेबिनार के माध्यम से आप एक जागरूक कंज्यूमर बनेंगे, और अगली बार जब आप कुछ खरीदेंगे तो आप अपने बेसिक राइट के प्रति और उसको अमल में लाने के प्रति आप एक जागरूक होंगे, और ये कार्यक्रम इसमें आपका कोई सहयोग कर पाए, यही उम्मीद है। मैं अपनी टीम को और अपने सारे वक्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया और उन्होंने अपनी बात आपके सामने रखी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं चाहूँगी अपने धन्यवाद प्रस्ताव देने के लिए एक बार फिर से डायरेक्टर श्री बी
श्री चंद्रमोहियार जी को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद। मैं सबसे पहले जय सर को धन्यवाद देना चाह रहा हूँ कि उन्होंने इस पूरा सेशन को चेयर किया और सभी वक्ताओं के बाद उनकी बातों को एक अच्छे से नज़रिए से देखने का एक अच्छा सा स्ट्रक्चर में दिया है उन्होंने आइडियाज़ को। और सारे वक्ता को भी मैं धन्यवाद देना चाह रहा हूँ। उन्होंने इस पूरा वेबिनार को एक अच्छा स्ट्रक्चर में सभी को इजीली समझने का तरीका में आज पेश किया गया है। कि पहले हमने देखा डॉक्टर संगीता ताक और मिस्टर अंकित श्रीवास्तव, उन्होंने सारे बेसिक आइडियाज़ को समझाया कि कौन से चीज़ें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आते हैं, कौन से राइट्स के अंदर नहीं आते हैं, ये सारे सिनेरियो समझाए हमको। और बाद में प्रोफेसर बिजॉन मिश्रा जी ने हमको एक फ्रेमवर्क बताया गया कि ये एक्सपेक्टेशंस का क्या फ्रेमवर्क हो सकता है कि कंज्यूमर राइट्स को प्रोटेक्ट करने का। तो उस फ्रेमवर्क को मोरलेस एग्जैक्टली मैच करते हुए बाद में श्री अनुपम मिश्रा जी जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं, तो उन्होंने उस चीज़ों को गवर्नमेंट किस तरह से एड्रेस किया ये सारी चीज़ें भी समझाया। और लास्ट में मिस्टर प्रांजय सिन्हा, इन्होंने एक अल्टरनेटिव मैकेनिज्म में इस इश्यूज़ को कैसा सुलझा सकते हैं इसको बताया। तो इसलिए मैं सारे वक्ताओं का धन्यवाद कहना चाह रहा हूँ। और साथ ही साथ मैं ऑडियंस जो मेन सीएससी के फील्ड फंक्शनरीज हैं उनको भी धन्यवाद देना चाह रहा हूँ। और उनसे ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये सारे चीज़ों जो आप समझे हैं इसका नतीजा दिखना चाहिए कि आपके पास जो भी आते हैं कस्टमर्स डिफरेंट सर्विसेज के लिए, उनको आप अच्छे से गाइड करिए। और मैं डीओजी टीम के सारे मेंबर्स, सोशल मीडिया के टीम मेंबर्स जो आए हैं उन सबको भी धन्यवाद देना चाह रहा हूँ। और खासकर एक्सेस टू जस्टिस टीम आज इस प्रोग्राम को सक्सेसफुली कंडक्ट किया, उनको भी धन्यवाद देना चाह रहा हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।